जी बस हम पार्टिसिपेंट्स का वेट कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी जी, श्योर श्योर। आप लोग तब तक फिग्मा में अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। सिद्रा, आप लिंक वगैरह शेयर कर दें चैट में। ठीक है। ठीक है सर। आज का जो सेशन है वो लीड कर रही हैं मिस सिद्रा गफ्फार। शी इज एक्सपर्ट इन फिग्मा। तो आप पैरेलल प्रैक्टिस भी करें। जो आपकी क्यूरीज हैं उसके जो डिजाइन वगैरह से रिलेटेड वो भी डील करेंगे। ठीक है। तो पेस इस तरह रखनी है सिद्रा, के साथ साथ जो प्रैक्टिस है वो होती रहे। ठीक है। ठीक है तो सर। हमने कल इस पे बात की थी प्रोटोटाइपिंग की। ठीक है, आपको याद होगा जहां हमने बिजनेस एनालिसिस और स्टडी वाला जो सेशन था उसमें काफी डिटेल में डिस्कशन की कि हमने यूजर्स से डाटा कलेक्शन करनी है। उसके बाद हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए। अब वो स्टेज है कि हमारे जब प्रोसेस फ्लोज में एज इज भी बन गया, टू भी बन गया, तो ये स्टेज आती है कि अब हमने मॉड्यूल्स डिजाइन करने होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स की प्रोटोटाइपिंग करनी होती है जिसमें हम इनपुट्स और आउटपुट्स यानी फॉर्म्स, इनपुट फॉर्म्स प्लस रिपोर्ट्स, हम दोनों को डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए जो एक ऑप्शन है वो फिग्मा की है। ठीक है, अगर आप उसको एक प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो फिग्मा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसमें ये डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो बाकी इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी वो सिद्रा डील करेंगी। तो सिद्रा, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, मेरा नाम सिद्रा गफ्फार है और आज मैं आप लोगों का फिग्मा से रिलेटेड सेशन लीड करूंगी। फिग्मा एक्चुअली एक डिज़ाइनिंग का टूल है। डिज़ाइनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये मतलब सिर्फ फॉर्म्स या ईआरपी के डिज़ाइन से रेलिवेंट नहीं है, ये बहुत वास्ट टूल है। इसमें आप वेबसाइट्स तक का डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का डिज़ाइन कर सकते हैं। हर किस्म की डिज़ाइनिंग के लिए ये टूल यूज़ होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है और पेड वर्जन भी हैं इसके, लेकिन फ्री वर्जन में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और अपना काम जो है वो प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाएं तो सबसे पहले तो यही है कि ये कोलैबोरेटिव टूल है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस पे टीम्स बना के और एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट लोग काम कर सकते हैं। जैसे कोई मतलब दो कुछ बड़ा काम होता है, 2-4 लोगों को असाइन होता है एक टीम के अंदर, तो वो एक ही डिज़ाइन को कोलैबोरेशन करते हुए उसके ऊपर काम सब लोग इकट्ठे कर सकते हैं, उस पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि अगर एक टीम होती है जिसमें एक डिज़ाइनर होता है, एक डेवलपर होता है और एक फॉर्म्स या रिपोर्ट्स जो भी होती हैं उनका क्यूए करने वाला बंदा होता है। तो इस तरह हो रहा होता है कि मतलब डिज़ाइन वाला बंदा जो है वो डिज़ाइन बना के और फिर डेवलपर से शेयर करता है, डेवलपर उसके अकॉर्डिंग काम कर देता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह आते हैं तो फिर वो एक फाइल होती है जिसको वो ईमेल के थ्रू या किसी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ना ऐसा हो जाता है कि मतलब काफ़ी सारे वर्जन्स बन जाते हैं फाइल के और उसको इस तरह से ना करना मुश्किल हो जाता है। फिग्मा के अंदर ये होता है कि आपने एक टीम क्रिएट कर ली जिसमें आपके जो 2-3 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आप लोगों ने सारे टीम मेंबर्स ऐड कर लिए और आपने एक डिज़ाइन बनाया और उसके ऊपर बाकी लोग जो है ना वहीं पे आपको अपना इनपुट दे देते हैं और वहीं पे आप लोग अपनी चीज़ को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। ये इंटरफेस की डिज़ाइनिंग के लिए है, यानी कि ईआरपी का जो भी कोई इंटरफेस यानी जो एंड यूज़र को शो हो रहा होता है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको यहाँ पे आज इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बाकी और चीज़ों की डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है। आज की जो हमारा सेशन है उसका एजेंडा ये है कि हम फिग्मा का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स बताएंगे, इसका प्राइमरी गोल बताएंगे कि क्या है। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि फिग्मा जो है ना ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि 2016 में जो है इसकी इनिशियल रिलीज डेट थी। अब तकरीबन 8 साल हो गए हैं जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है और इसके जो डेवलपर हैं वो फिग्मा इनकॉर्पोरेशन है। ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर हर तरह की मतलब एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ हो जाती है। जैसे इसके काफ़ी सारे एडिशनल ऑफलाइन फीचर्स भी हैं। उसके अलावा ये डेस्कटॉप पे यूज़ हो सकती है, मैक पे यूज़ हो सकती है, विंडोज़ वगैरह हर चीज़ पे यूज़ हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके यही है, मैक ओएस है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आईओएस है। प्लेटफॉर्म्स इसके ये है कि वेब एप्लीकेशन भी इसके अवेलेबल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन में इसके इतने मतलब फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। मोबाइल एप्लीकेशन में सिर्फ ये होता है कि आप अपना डिज़ाइन जो है ना रिव्यू करवा सकते हैं एक अपनी टीम मेंबर्स को। बाकी आप डिजाइनिंग करने के लिए अगर यूज करेंगे तो आप इसकी ऑनलाइन इसको यानी कि वेब एप्लीकेशन के थ्रू यूज करेंगे या फिर आप इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे आप यूज कर सकते हैं।
फीचर्स फिग्मा के ये हैं कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है, कहीं भी अवेलेबल हो सकती है, जहाँ पे आपको इंटरनेट का एक्सेस हो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। वेब बेस्ड है, फ्री वर्जन इसका अवेलेबल है, टीम्स इसमें कोलैबोरेट कर सकती हैं, मोबाइल पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, ये फ्री वर्जन अवेलेबल है तो इसकी कम्युनिटीज के ऊपर काफी वर्क करती रहती है, कम्युनिटीज बनी हुई है, वो काफी ज्यादा वर्किंग करती रहती हैं और इसके काफी सारे उन्होंने ना प्लगइन्स बना के तो पब्लिश किए हुए हैं। तो इसके काफी ज्यादा प्लगइन्स जो अवेलेबल हैं, यानी कि कुछ लोगों ने कुछ डिजाइन या कुछ चीजें बना के वहाँ पे ऑनलाइन रखी हुई हैं जिनको आप यूज करके अपना डिजाइन जो है उसको खूबसूरत या अच्छा बना सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई और टूल पहले यूज करते थे जहाँ पे हम कोई फॉर्म या कोई चीज डिजाइन करते हैं तो हम उसका वहाँ पे ऐसे इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम फिग्मा में उसको डिजाइन करेंगे तो हम उस डिजाइन का रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। मतलब अगर रिस्पॉन्स से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम हमारी जो डिजाइनिंग होती है उसके अंदर ये चीजें भी होती है ना, फीचर्स में ये भी होता है कि अगर कोई बटन है तो उसके ऊपर जब आपका कर्सर गया है तो उस वक्त बस बटन का कलर चेंज हो गया या वो बोल्ड हो गया या इस तरह से इफेक्ट आए, जब आप क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ये वाली चीजें जो है ना, यानी रिस्पॉन्स किस तरह का आना चाहिए किस इंटरफेस के ऊपर, ये वाली चीजें जो है ये आप फिग्मा के थ्रू जो है मैनेज कर सकते हैं। प्रोटोटाइप की ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। प्रोटोटाइप ये होता है कि जब आपने अपना एक इनिशियल डिजाइन बना लिया है, अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह के साथ, जो भी आपका क्लाइंट है उसके साथ अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह कर ली हैं कि हम लोग ये चीज आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है या जो भी आपका बिजनेस प्रोसेस है उसको हम इस तरह का सोल्यूशन बना के आपके साथ शेयर करेंगे, तो फिर आप उसका एक डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बना के आप उसके साथ शेयर करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगा। तो प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा आप अपनी टीम के साथ इस पे मतलब डिजाइन अपने को शेयर भी कर सकते हैं और उसके ऊपर फीडबैक एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। प्राइमरी गोल हमारा ये है कि आज हम फॉर्म की और रिपोर्ट की डिजाइनिंग सीखेंगे। अच्छा, अब फॉर्म्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो काफी टाइप के होते हैं। मतलब कुछ इनपुट फॉर्म्स भी होते हैं, कुछ क्यूरी फॉर्म्स होते हैं सिंपल, जिसके ऊपर यूजर को सिंपल उसने कुछ डेटा देना होता है, अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, उनको क्यूरी फॉर्म्स कहते हैं। कुछ इनपुट फॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर यूजर अपना डेटा इनपुट करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा डैशबोर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स की भी टाइप्स होती हैं कि कुछ बेस रिपोर्ट होती हैं जो एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट आपकी चलती है, और कुछ आपकी समरी रिपोर्ट या डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं। अगर हम एग्जांपल्स देखें इनकी कुछ चीजों की, सिर्फ गो थ्रू करने के लिए, ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, उसका एक डाउन पेमेंट इनवॉइस का फॉर्म है। यहाँ पे ये यूजर इनपुट करता है, ठीक है। ये मास्टर चाइल्ड फॉर्म है जिसको हेडर रो लेवल फॉर्म भी कहते हैं। ये जो ऊपर इसका पोर्शन नजर आ रहा है जहाँ पे वेंडर नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन, करेंसी वगैरह डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इस फॉर्म का हेडर है। और ये जो नीचे डिटेल्स आ रही है ना कि आइटम का नाम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस वगैरह, ये रो लेवल है या चाइल्ड लेवल है। रो लेवल के चाइल्ड लेवल का मतलब ये होता है कि ये जो ये फॉर्म है ना, इसका जो हेडर है ये इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, यानी डॉक्यूमेंट का अगर नंबर 1 है ना तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स की आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे रोज है ना, यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। इसको हेडर रो लेवल फॉर्म कहते हैं या फिर मास्टर चाइल्ड फॉर्म कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का फॉर्म है इनवॉइस का। इसी तरह और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे ये परचेज ऑर्डर का फॉर्म है। ये एक और एप्लीकेशन है, उनका परचेज ऑर्डर का फॉर्म इस तरह है, ये भी मास्टर चाइल्ड फॉर्म है। इसके ऊपर ये कुछ मास्टर का पोर्शन है ये वाला, और नीचे जहाँ पे ये मल्टीपल रोज आ रही हैं ये चाइल्ड का पोर्शन है। इसके अलावा कुछ क्यूरी फॉर्म्स होते हैं इस टाइप के। ये बिजनेस इंक्वायरी फॉर्म है एक, जिसमें आपने किसी भी यूजर से कोई इंक्वायरी करनी है तो आप इस तरह का फॉर्म जनरेट करके उसको दे सकते हैं, जिसको वो फिल करके अपनी इंक्वायरी सेंड करेगा। यानी ये कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे भी लगे होते हैं। उसके अलावा जब आप लोग कोटेशंस वगैरह लेते हैं या इस तरह से कुछ चीजें लेते हैं तो उसके लिए भी ये वाले फॉर्म्स इस तरह के यूज हो सकते हैं। कंपनी का नाम आ जाएगा, कॉन्टेक्ट पर्सन आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, और नीचे इंक्वायरी की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। या इसी तरह अगर आपने किसी से कोई फीडबैक लेना है या कमेंट्स लेने हैं तो वो भी क्यूरी फॉर्म के थ्रू हम लोग मैनेज करते हैं। इस तरह की जो शेप का फॉर्म होता है उसको क्यूरी फॉर्म कहते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स की भी टाइप्स होती हैं, मतलब कुछ बेस रिपोर्ट्स होती हैं। बेस रिपोर्ट ऐसे होती है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्म दिखाया था ना, ये एक डॉक्यूमेंट था, इस एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट
इसी डॉक्यूमेंट को एक प्रिंट फॉर्म में आप उसको उसका आउटपुट ले सकते हैं। उसको PLD बोलते हैं या फिर बेस रिपोर्ट बोलते हैं, प्रिंट लेआउट डिजाइन, इसको बेस रिपोर्ट कहते हैं। और अगर कोई इसी तरह की रिपोर्ट हो जिसके अंदर हम ये कहना चाहते हो कि जैसे ये अगर इनवॉइस का फॉर्म है और हम कहें कि हमें मतलब फलां डेट से लेके 2 महीनों की हमें जितनी भी इनवॉइसेस सिस्टम में जनरेट हुई है ना और उनकी आइटम वाइज सारी डिटेल आ जाए, तो उसके लिए फिर हम डिटेल रिपोर्ट या समरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वो टेबुलर फॉर्म्स में होती हैं ज्यादातर, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट का नंबर, डेट वगैरह और उसके आगे उसकी ये नीचे चाइल्ड की डिटेल्स आ रही होती हैं कि इसमें ये वाली आइटम थी, इतनी क्वांटिटी की थी, इतनी प्राइस की थी, इतनी डिस्काउंट थी, उसके ऊपर टोटल आपका ये बना। ठीक है, उसके अलावा डैशबोर्ड्स होते हैं। अगर आप जिस वक्त आप ERP इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे डैशबोर्ड की होती है कि मतलब ऑप्शन आप डैशबोर्ड के थ्रू अपना डेटा वगैरह जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज्यादातर मैनेजमेंट के लिए होते हैं, मतलब अपर मैनेजमेंट जो होती है वो ज्यादा डिटेल रिपोर्ट्स के अंदर या फॉर्म्स के अंदर, इनपुट के अंदर नहीं जाती। वो सिर्फ उनके लिए होता है कि हम लोगों को कोई इस तरह डैशबोर्ड की फॉर्म में डेटा हमें प्रेजेंट हो जाए जहां से हमें मतलब मेन पता चल जाए कि इस वक्त हमारी कंपनी जो है वो किस पोजीशन पे है, हमारे रिसीवेबल्स क्या हैं, हमारे पेएबल्स क्या हैं, उसके अलावा हमारी इन्वेंट्री की इस वक्त क्या कंडीशन है, हमारा वर्किंग प्रोसेस में कितना स्टॉक है, कितना हमारा इन हैंड स्टॉक पड़ा हुआ है। ये वाली चीजें मतलब फिगर्स उन्होंने देखनी होती हैं। और जो फिगर्स है ना वो उनका ये होती है कि मतलब हमें डैशबोर्ड के थ्रू पता चल जाए। तो इस तरह से कुछ डैशबोर्ड्स भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो होती है ना ये वाली सारी चीजें होती हैं ERP के अंदर होती हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट देके ये चीजें बनवानी हो किसी डेवलपर से तो उसके लिए हमें डिजाइन देना पड़ता है। मतलब हमें डेवलपर को बताना पड़ता है कि अगर हम अब कोई चीज बनवाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी और उसके अंदर हमें किस तरह का डेटा इनपुट चाहिए। अगर हम एक फॉर्म की बात करते हैं तो हमें सारा कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है डेवलपर को, और फिर डेवलपर उसी के हिसाब से, मतलब अगर हम एक फील्ड भी मिस कर देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हम उसको नहीं बताते हैं तो जाहिर बात है वो क्रिएट नहीं करेगा उस फील्ड को, और वो नहीं करेगा तो फिर आप उसके अंदर यूजर से, जो आपका एंड यूजर है, उससे आप डेटा इनपुट नहीं ले सकते। तो इस वजह से डिजाइन की अहमियत बहुत ज्यादा होती है कि आप शुरू में उसके ऊपर टाइम लगा के उसको अच्छी तरह से एक जो है इफेक्टिव डिजाइन क्रिएट कर लें और वो आप फिर अपने इम्प्लीमेंटेशन में आगे लेके जाएं। अच्छा, अब हम फिग्मा की तरफ आते हैं। तो फिग्मा के ऊपर आज हम जो है ना वो कुछ चीजें डिजाइन करेंगे। सिंपल चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। हमारा जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि हम फॉर्म की और रिपोर्ट की डिजाइनिंग देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले सैंपल के तौर पे हम एक इस तरह का ना रिस्पॉन्सिव टेबल, जो है एक टेबल है, वो डिजाइन करेंगे कि टेबल की किस तरह की फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद एक हम क्यूरी फॉर्म डिजाइन करेंगे, इस टाइप का सिंपल क्यूरी फॉर्म। ये एक इनपुट फॉर्म है, ये मास्टर चाइल्ड फॉर्म है, ठीक है। ये हम डिजाइन करेंगे। इसका ये जो ऊपर आ रहा है पोर्शन आ रहा है ये मास्टर का है, जिसमें वेंडर का कोड, नाम, डील कहाँ पे होके जाना है, पोस्टिंग डेट वगैरह ये सारा पोर्शन आ रहा है। ये मास्टर का फॉर्म है, मास्टर का पोर्शन है। और ये जो नीचे जहाँ पे ये आ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डेट वगैरह, ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। ये एक हमारी जो है ये बेस रिपोर्ट है, सेल टैक्स इनवॉइस की बेस रिपोर्ट है, जिसपे इनवॉइस का नंबर, डिलीवरी चालान का नंबर, कस्टमर की डिटेल वगैरह, सप्लायर की डिटेल, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस डेट वगैरह सारा कुछ हेडर में आ रहा है। और नीचे इसकी डिटेल जो है कि मतलब कितने पैक साइज, सॉरी कितने पैक्स थे, आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, प्राइस क्या थी, ये सारी डिटेल में आ रही है। ये हमारी एक ये बेस रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बटन्स वगैरह को डिजाइन करना सीखेंगे कि उनको इंटरैक्टिव फॉर्म में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फिग्मा की तरफ। फिग्मा पे आप लोगों ने आई थिंक ओपन कर लिया होगा, जो मैंने आप लोगों से लिंक शेयर किया था उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको इसकी वेबसाइट पे भेजेगा। उस पर आप साइन अप करेंगे, उसके ऊपर आपने इनिशियल अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और ये बताना है कि हम इसको कौन सी किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, कंपनी के लिए यूज करना चाहते हैं या एज ए स्टूडेंट आप यूज करना चाहते हैं। वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे के और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग साथ साथ, ठीक है। जब आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास ना इस तरह का एक ये जो है ना इसका मेन पेज है, इसका होम पेज ये आ जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले हम होम पेज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। होम पेज में सबसे ऊपर जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपने जिस भी मतलब यूजर से अपना यूजर नेम वगैरह जो दिया है ना, वो आपको अपना आपका यूजर नेम यहाँ पे शो करवाएगा और नीचे आपको बताएगा कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो ये है, इसके ऊपर आपने ये ईमेल एड्रेस वगैरह के साथ आपने प्रोफाइल बनाई हुई है। इसके बाद ये थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स में आपके पास लाइट थीम और डार्क थीम है, 2 टाइप की थीम्स हैं। मतलब अभी मैं इस वक्त लाइट थीम पे हूँ। कुछ लोग होते हैं लाइट थीम पे काम करना पसंद करते हैं, कुछ जो होते हैं वो डार्क मोड में काम करना पसंद करते हैं। ये देखिए मैंने डार्क मोड में किया है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में ये है कि मतलब आप अपनी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं और इस तरह से कुछ चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन करनी है डाउनलोड, तो वो यहीं से आप यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी गेट डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नया अकाउंट भी, इसमें मल्टीपल अकाउंट भी ऐड हो जाते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे जाके ऐड अकाउंट के ऑप्शन के थ्रू नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ फीचर्स जो है वो इसके सिर्फ पेड वर्जन के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इसका जो फ्री वर्जन है वो भी काफी ज्यादा वास्ट है, उसके अंदर भी रहते हुए आप काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। ये आपकी नोटिफिकेशन बार है, ये जो बेल आइकन बना हुआ है। जब आप अपना डिज़ाइन जो है वो अपनी किसी टीम के साथ शेयर कर रहे होते हैं और वो उस पर कोई फीडबैक वगैरह देता है, तो वो आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के अंदर यहाँ पे शो हो जाता है। अपने नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर काउंट भी आ जाता है कि आपके 1 नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कोई फाइल वगैरह सर्च करनी हो तो ये नीचे सर्च बार दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी रिसेंट फाइल्स पे आपने काम किया होता है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी रिसेंट फाइल पे जाना हो तो ये रिसेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टीम्स होंगी वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही होंगी, उनका डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपने अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, अगर आप उसके पेड वर्जन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसके प्लान्स भी देख सकते हैं और इसके ऊपर अपग्रेड कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके 3 तरह के प्लान्स होते हैं। एक तो स्टार्टर प्लान होता है, वो फ्री होता है, जिसके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ना ये यूज लिमिट दी होती है कि इस पे आप कितनी फाइल्स, कितने पेजेस और कितने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करता है। जो आपकी फाइल्स होती है ना, उसका वर्जनिंग जो होती है वो ऑटो ही ये मेंटेन कर रहा होता है फिग्मा। यानी अगर आपने आज काम किया और उसके थोड़ी देर बाद आपने फिर कुछ और काम किया है, तो वो पहले वाला वर्जन भी आपका सेव हो जाएगा। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हमने कुछ काम उसके ऊपर मजीद कर लिया, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, ये काम तो हमारा मतलब इस तरह से नहीं था, हमारा पहले वाला जो हमने किया था ना वो सही था, तो आप उसके पिछले वर्जन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो फिग्मा जो है उसके वर्जन जो है तो वो खुद ही मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन ये जो हमारा स्टार्टर प्लान है, यानी कि फ्री वाला प्लान है, इसमें आपकी वर्जन की हिस्ट्री जो है वो 30 डेज तक अवेलेबल होती है, उसके बाद वो डिलीट कर देता है, ठीक है। बाकी दूसरे 2 प्लान जो हैं वो एक प्रोफेशनल्स के लिए है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इनकी डिफरेंट मतलब इनकी पेमेंट है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर किसी ने इसके ऊपर मूव करना हो तो। अच्छा, कुछ फाइल्स जो होती हैं जिनके ऊपर आप मोस्ट रिसेंटली काम कर रहे होते हैं और कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, उसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं। ये आपकी फाइल्स आ रही हैं, ये जहाँ पे ये ड्राफ्ट्स लिखा हुआ है ना, ये आपकी सारी फाइल्स आ रही हैं। जिस भी फाइल के ऊपर आप जाएंगे ना, उसके ऊपर ये ऐसे एक ये स्टार का निशान मतलब मार्क नजर आ रहा होगा। अगर इसको आप क्लिक कर देंगे ना, तो वो फाइल आपकी फेवरेट फाइल्स में ऐड हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। और इससे ये होता है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट फाइल हो, ठीक है। और अगर आपने अपनी किसी फाइल को मतलब फेवरेट फाइल में से निकालना है, वो आपका उसके ऊपर काम हो गया है, तो यहाँ से ये वाले स्टार के ऊपर ही आप लेके आएंगे अपना कर्सर, तो ये ऑप्शन दे देगा रिमूव फ्रॉम फेवरेट। इसको आप करेंगे तो ये फेवरेट्स में से रिमूव हो जाएगी। जब आप अपना काम कर चुके हैं तो बेसिक उसको फेवरेट्स में से रिमूव करते हैं। नीचे आपकी टीम्स की डिटेल आ जाती है, जितनी भी टीम्स आपने क्रिएट की होती हैं उनकी डिटेल आ जाती है और उनके साथ आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उसका नाम आ जाता है। और अगर नई टीम क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टीम का ऑप्शन आ रहा होता है। इसके बाद ये वाला दरमियान वाला आपका पोर्शन है, इसके ऊपर आपके ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। जितने भी आपने ड्राफ्ट क्रिएट करके रखे हैं, यानी कि जितनी भी आपने फाइल्स क्रिएट की हुई है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। और जितनी फाइल्स आपने डिलीट की होती है ना, अगर रिसेंटली आपने कुछ फाइल्स डिलीट की हैं तो वो यहाँ पे डिलीटेड में आ जाते हैं, यानी कि अगर आपने उनको रिकवर भी करना हो तो आप कर सकते हैं। ये आपका ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू है कि मतलब अगर इस तरह अभी मैं ग्रिड व्यू में, ये थंबनेल्स की शक्ल में मुझे मेरी फाइल्स दिखा रहा है। अगर मैं लिस्ट व्यू में जाऊंगी तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे लिस्ट की शेप में फाइल्स दिखा देगा और साथ उनकी हिस्ट्री वगैरह आ जाएगी कि लास्ट कब मॉडिफाई किया था और कब क्रिएट हुई थी फाइल, ठीक है। अच्छा, ये तो था इसका होम पेज। इसके बाद जब आपने एक नई फाइल डिजाइन करनी है, नया काम करना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है डिजाइन फाइल का, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक न्यू ड्राफ्ट फाइल जो है ना, ये ओपन हो गई है। अभी इस वक्त ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके ऊपर आपको कुछ पोर्शंस हुए हुए नजर आ रहे हैं। इनका हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। होम पेज के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? होम पेज के ऊपर हमने जितनी बात की उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो है ना ड्राफ्ट फाइल की शेप है। इसके ऊपर ना कुछ पोर्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले आपको ये लेफ्ट साइड पे एक पोर्शन नजर आ रहा है लेयर्स एंड एसिड्स का। इसका नाम होता है, इन पोर्शंस के नाम है अलग-अलग से स्पेसिफिक, इसका नाम होता है लेयर्स एंड एसिड्स। जितनी भी आप ऑप्शंस या जितने भी आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं ना, अभी जब मैं ऐड करूंगी तो आपको पता चलेगा एलिमेंट्स में किसको कह रही हूँ। जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करते जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, उनकी सारी हिस्ट्री जो होती है वो यहाँ पे मेंटेन होती है लेयर्स वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। और आपके जो पेजेस है ना वो भी यहीं पे मेंटेन हो रहे होते हैं, कि मतलब आप एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट पेजेस भी बना सकते हैं, तो वो आपके पेजेस भी यहीं पे मेंटेन हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर आपकी ब्लैक कलर की एक बार आ रही है, ये आपकी टूल बार है, ठीक है। आपको अपने वर्क से रिलेटेड जो है जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेंगे, कि मतलब आपने नया फ्रेम ऐड करना है, आपने नई रेक्टेंगल ऐड करनी है, आपने किसी चीज को मूव करना है, नया कमेंट ऐड करना है, ये वाली सारी चीजें, या टेक्स्ट ऐड करना है, ये वाली सारी ऑप्शन आपको ऊपर यहाँ पे टूल बार के अंदर मिलेगी। इसी के ऊपर आपकी फाइल का नाम आ रहा होता है, ठीक है। जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी उस फाइल को एक नाम दे लें। इस पे आप क्लिक करेंगे अनटाइटल पे, और यहाँ पे आके आप कुछ भी टाइप कर लेंगे तो आपकी फाइल का वो नाम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है जो राइट साइड पे है, इसका नाम होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। आप जो भी अपने एलिमेंट ऐड कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट की जो नेमिंग कन्वेंशन वगैरह होती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट साइड पे आ रही होती है, और उस एलिमेंट से रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शन होती हैं, कि ये अगर आपका टेक्स्ट है तो ये बोल्ड होगा, या फिर इसके फॉन्ट साइज ऐसा होगा, ये वाली सारी चीजें, ऐसी ऑप्शंस या कलर की ऑप्शंस जो होती है ना, वो आपके राइट साइड पे इंस्पेक्टर वाली साइड पे आ रही होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर इंस्पेक्टर वाली साइड में दो पोर्शन होती हैं, डिजाइन की और प्रोटोटाइप की। डिजाइन के अंदर आपकी ऑब्वियसली डिजाइनिंग से रेलेवेंट सारी चीजें ऑप्शंस आ रही होंगी, और प्रोटोटाइप जो है ना वो आपकी प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होंगी, जो आप डिस्प्ले करके यूजर को दिखाएंगे, उसकी ऑप्शंस प्रोटोटाइप से आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना जो है ये वाला टेबल ये डिजाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको डिजाइन, अच्छा ये जो दरमियान में आपका पोर्शन है जहाँ पे आपने काम करना है, इसका नाम कैनवस है, इसको कैनवस बोलते हैं। आपने अपने कैनवस के ऊपर आना है, ठीक है। और आपने अपना जो भी चीज आपने डिजाइन करनी है वो आपने यहाँ पे करनी शुरू करनी है। अब ये ऊपर जो ऑप्शन आ रही है ना, इनकी हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमने कौन सी ऑप्शन से जाके क्या काम करना है। सबसे पहले ये ना आपका ये जो हैमबर्गर का बटन नजर आ रहा है, ये आपका मेन मेन्यू है, ठीक है। मेन मेन्यू से अगर आपने मतलब पिछला जो पेज था आपका होम पेज था, उस पर जाना हो वापस, तो आप बैक टू फाइल्स पे चले जाएंगे। इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं, ठीक है। आपकी फाइल की ऑप्शन आ रही होती है, नई फाइल ओपन करनी हो, एडिट करनी हो, व्यू करनी हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स करने हो, प्लगइन्स पे जाना हो, वो आप सारा यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला एक एरो सा बना हुआ है, ये आपका मूव टूल है। आपने कोई भी चीज यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको मूव करना होगा तो आप यहाँ से जाके करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये फ्रेम्स है, न्यू फ्रेम्स ऐड करना हो तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी रेक्टेंगल, इक्लिप्स, लाइन, एरो, कोई भी चीज आपने ऐड करनी हो, यानी कि शेप्स जो है ना वो आपकी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आगे पेन का बटन है, ये पेन का बटन जो है ये फ्रीली पेन को यूज करने के लिए मतलब अगर आपने कोई चीज खुद से डिजाइन करनी हो ना, सर्कल बनाना हो या कुछ लोगो वगैरह डिजाइन करना हो, तो उसके लिए यूज होता है। यानी कि कुछ ऑप्शंस तो कुछ शेप्स तो जो है वो उसने ऑटोमेटिकली दी हुई है ना, और कुछ अगर आप अपना पेन यूज करके करना चाहें तो वो पेन के टूल से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने ऐड करना हो तो ये जो टी लिखा हुआ है इसको प्रेस करेंगे, टेक्स्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हैंड टूल है आपका, ये भी आपकी जो इसको है जो डेस्कटॉप है यानी कि स्क्रीन है, इसको मूव करने के लिए यूज होता है। कमेंट्स वगैरह ऐड करने हो तो इसके लिए होता है। ये वाला ऑप्शन कमेंट्स वगैरह ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके कुछ रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, मतलब आप प्लगइन्स वगैरह जब करते हैं ना तो वो रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिग्मा के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज जो है वो ये है कि इसकी ना जो शॉर्ट कीज है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब अगर हमने फ्रेम ऐड करना हो, जब भी हम कोई काम करेंगे तो जाहिर है हम कोई ना कोई किसी ना किसी फ्रेम में करेंगे। हमें पता होगा कि हमने ये, अगर हम ईआरपी से रिलेटेड कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो इसने डेस्कटॉप पे चलना है या इसने मोबाइल पे चलना है, किसी भी ऐसी चीज के ऊपर है जहाँ पे जाके उसने डिस्प्ले होना है, तो उसके रेलिवेंट उसके अकॉर्डिंग हम जो फ्रेम है ना वो इसमें इंसर्ट करते हैं। फ्रेम की जो एडजस्टमेंट है, जो साइजेस है ना, वो इसने अपने बना के दिए हुए हैं हमें। अब फ्रेम ऐड करने के लिए हम सिंपल ये जो ये 4 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके न्यू फ्रेम, मतलब यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल F प्रेस करेंगे ना तब भी आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने अपने कीबोर्ड से सिंपल F प्रेस किया है, तो ये आप देखें राइट साइड पे उसने मुझे ना ऑप्शंस दे दी हैं।
ऑप्शंस में उसने मुझे ये दे दिया है कि आप अपनी मतलब जो भी चीज डिजाइन करें, आप अगर फोन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपके फोन का कौन सा वर्जन है, ये उसने सारी ये मतलब स्क्रीन टाइप ना उसने दे दिया है कि यहाँ से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टैबलेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए डिजाइन कर रहे हैं, किस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी अपनी रेलेवेंट ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर हम करेंगे। ये देखें इसके साथ इसने इसकी ना वो दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया है तो उसने मुझे ये एक फ्रेम ऐड कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही हर फ्रेम का नाम भी होता है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा होता है, और जैसे ही फ्रेम मैंने ऐड किया है ना तो ये लेफ्ट साइड पे ये देखेंगे उसने मुझे बता दिया कि आपने एक फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लिया डेस्कटॉप फन के नाम से, ठीक है। अब हमने अपना टेबल डिजाइन करना था, ये वाला हमने सबसे पहले फ्रेम ऐड किया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर जाके हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम अपनी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बिल्कुल स्मॉल राइटिंग के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं राइट साइड पे जैसे ही मैंने टेक्स्ट ऐड किया ना, ये देखें यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ अपने टेक्स्ट का, ठीक है। अब ये विजिबल हो गया। मैंने पहले वो 12 के अंदर ऐड करा था, मैंने इसको 40 के अंदर कर दिया है, ये मेरा टेक्स्ट ऐड हो गया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर एक लेआउट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनकी शॉर्ट की साथ साथ दी हुई है, ये देखें ऑटो लेआउट ऐड करने की शॉर्ट की Shift+A है, और राइट क्लिक करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने लेआउट ऐड किया ना तो पहले वो सिंपल एक टेक्स्ट था, लेकिन अब उसने यहाँ पे मुझे ये देखें एक बता दिया है कि आपका एक फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर जाके हम इसके ऊपर हम इसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हमने फॉन्ट की जो शेप है या स्टाइल है वो चेंज करना हो तो वो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भी इसकी काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी हर चीज से रेलेवेंट आएंगी। अब इस वक्त मैंने जब क्लिक किया है तो ये देखें ये फ्रेम के ऊपर ये ब्लू हुआ है, मेरा फ्रेम के ऊपर क्लिक है, ठीक है। तो ये फ्रेम से रेलेवेंट मुझे सारी ऑप्शन दे रहा है, फ्रेम से रेलेवेंट ऑप्शन दे रहा है कि इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, और इसके अलावा इसका जो एंगल है वो ये सेट हुआ है, इसके कॉर्नर रेडियस जो है ये सेट हुआ है, इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। जब मैं इसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो अब ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट वाले पोर्शन जो है वो हाईलाइट हो गया और अब ऑप्शन भी साथ चेंज हो गए हैं। अब ये मुझे टेक्स्ट की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर लिया टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के लिए इसकी शॉर्ट की है Ctrl+D, मैंने Ctrl+D प्रेस किया था और अब ये देखिए मैं इसको साथ ले आई हूँ, ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि Alt प्रेस करके आप इसको ऐसे ड्रैग करके भी जितनी दफा आपने इसको डुप्लीकेट करना हो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने जितने कॉलम्स ऐड करने हैं ना हमने उतनी दफा उसको डुप्लीकेट कर लिया, ये वाली सारी हमारी ऑप्शन डुप्लीकेट हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम इन सबको सिलेक्ट करके इकट्ठा इनके ऊपर एक लेआउट ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये अब रिमूव ऑटो लेआउट की ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैंने Shift+A करके इसके ऊपर लेआउट ऐड कर दिया था। अब रिमूव करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप हम रिमूव कर देंगे उसके बाद दोबारा ऐड करना होगा तो तब हम ये ऐड ऑटो लेआउट की ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम इनको नीचे रिपीट भी कर सकते हैं। ये हमारा एक हो गया। अब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। इसी तरह जितनी भी हमने लाइंस वगैरह ऐड करनी हो हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई चीज डिलीट करनी हो तो ये हम कर सकते हैं। ये मैंने दोबारा लिखा है, मैंने इसको डिलीट इस वजह से किया क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की थी। अब मुझे एक एक के ऊपर जाके फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़नी थी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं अपनी फॉर्मेटिंग सारी अप्लाई कर लूंगी। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे, ये फिल की ऑप्शन आ रही होती है, फिल के ऊपर हम जाएंगे तो ऑटो ही इसके ऊपर ना व्हाइट कलर फिल हो जाता है। हमने जो भी कलर फिल करना हो ना हम यहाँ से जाके उस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। मैंने फ्रेम के ऊपर क्लिक किया हुआ था इस वजह से ये फ्रेम के अंदर क्लिक कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको कलर कर लिया। अब मैं कहती हूँ इसके टेक्स्ट को मुझे ब्लैक में अच्छा नहीं लग रहा, मैं व्हाइट में करना चाहती हूँ। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाके इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेंगे,
ठीक है, अब ये मेरा एक सेल बन गया। अब इस सेल को मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जाके आप अपना टेक्स्ट जो है अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, इसके आगे मुझे नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, और एड्रेस चाहिए। ठीक है, इस तरह से मेरे कुछ मैंने सेल्स बना लिए हैं। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ऑटो लेआउट किया है, तो अब उसने इन सबको ना एक फ्रेम के अंदर दे दिया। ये इनके बीच की स्पेसिंग है, इसको मैं कम करके 1 पे ले जाती हूँ। ये देखें, अब ये मेरे बिल्कुल ना इक्वल आ गए हैं। इंक्रीज करना हो तो मैं इंक्रीज भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से करके एक जो मेरी हेडर की लाइन है ना वो मैंने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल डी करके मैंने डुप्लीकेट किया है। ये जब मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ये मुझे साथ साथ बताता है कि आपकी अलाइनमेंट जो है ना वो कहाँ पे सेट आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैंने जितनी लाइनें ऐड कर दी होंगी ना मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक टेबल बन गया है। इसके ऊपर फिर मैं ऑटो लेआउट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये इसकी स्पेसिंग है, इसको मैं सेट कर देती हूँ, इसको मैं 1 पे ही ले जाती हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह से मुझे एक टेबल की फॉर्म में, टेबल की शेप में दे रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला मेरा हेडर टेबल था और नीचे वाले भी जो है यहाँ पे भी सारा कुछ उसी तरह से मतलब उसी फॉर्मेटिंग में आ रहा है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना इसका जो डेटा है ना वो मतलब जो नीचे डेटा आना है वो उसका साइज, फॉन्ट साइज भी कम होना है और वो बोल्ड में भी नहीं होना है, और सिर्फ जो हेडर वाली लाइन है ना वो बोल्ड में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने ये मेरे यहाँ पे सारे ना फ्रेम्स आ रहे हैं। ये सब, ये मेरा मेन फ्रेम है। ठीक है, और उसके अंदर ये मेरे, ये देखें फ्रेम नंबर 6 है, ये 7 है, 8 है और ये 9 है। जितनी मतलब जितनी लाइंस मैंने ऐड की थी ना ये अलग अलग फ्रेम्स हैं। मैं फ्रेम नंबर 6 की फॉर्मेटिंग उसी तरह रहने देती हूँ और फ्रेम नंबर 7, 8 और 9 सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, एंटर प्रेस करती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर एक दफा एंटर प्रेस करती हूँ तो ये मुझे टेक्स्ट के ऊपर ले आया। अब ये देखें टेक्स्ट उसने सारे फ्रेम्स के अंदर टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया है। टेक्स्ट को मैं जाके कहती हूँ कि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए रेगुलर में। ठीक है, और इसका साइज मुझे चाहिए 16 चाहिए। ठीक है, ये उसने ना ऊपर वाला मैंने पोर्शन जो इस तरह से किया था, इस वजह से उसने मेरी सारी चीजें ना उसी तरह से सिलेक्ट कर दी हैं। इसको अब हम, ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इस वजह से उसने उसकी ना सेटिंग इस तरह से कर दी थी कि ये देखें, मैं अच्छा इसको एक ड्रैग। मिनट जी सर। सिद्रा, आप देख लें, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ, हुसैन काजी जैन, आप लोग साथ साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्टॉप कर सकते हैं, पास करना चाहें पास कर सकते हैं। ओके, तो कहीं पे जरूरत है पास की तो आप जरूर करें और पूछ लें। सिद्रा, आप काइंडली साथ साथ चेक करती रहिएगा, पूछ लें क्या क्या आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें अभी यहाँ तक जो हमने काम किया है। हुसैन, ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इफेक्टिव है, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो आपकी कॉल है। ठीक है, मगर बेटर है कि कुछ ना कुछ साथ करते रहेंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, ओवर टू यू सिद्रा। ओके सर। ठीक है, इसको हम ना सबसे पहले हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव करने का क्या तरीका है कि अभी ना ये देखें यहाँ पे जब हम जाते हैं ना इंस्पेक्टर वाली साइड पे, तो ये हमें कह रहा है कि ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग है ना वो फिक्स्ड है। ठीक है, इसको हम फिक्स नहीं रखते, हम इसको हर लाइन के ऊपर क्लिक करके हम इसको फिल कंटेनर के ऊपर ले जाते हैं।
ये टेबल्स को एक्सपेंड करने के लिए है, जितनी भी ऑप्शन इसके अंदर आ रही होती हैं वो सारी एक्सपेंड हो जाती हैं। ये देखें, अब वो ना साथ साथ एडजस्ट करेगा। पहले मैंने उसको फिक्स पे रखा हुआ था, इस वजह से वो उसको एडजस्ट नहीं कर रहा था, अब वो साथ साथ इसको एडजस्ट कर रहा है। आगे से आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो भी कोई चेंज करनी हो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने डेवलपर को बताने के लिए कि यहाँ पे मुझे नंबरिंग चाहिए, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा टेक्स्ट आएगा। ये कॉलम्स होते हैं जो टेबल के जो फील्ड्स होती हैं ना, उनका आपने बताना होता है कि उनका फॉर्मेट टाइप क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, ठीक है, सैलरी में, और एड्रेस में भी हमें टेक्स्ट या फिर वाचर चाहिए। वाचर यानी कि जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों चीजें आ रही होंगी। ये इस चीज से आपका जो डेवलपर है, ये रैंक के अंदर हमने 1 2 3 दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये हमें सीरीज चाहिए, ठीक है। नंबर फील्ड होगी ये, डेजिग्नेशन जो है वो टेक्स्ट फील्ड होगी, नेम जो है वो भी टेक्स्ट फील्ड होगा, सैलरी जो है वो नंबर न्यूमेरिक में आएगी, और एड्रेस जो होगा वाचर आएगा, यानी कि उसके अंदर नंबर और टेक्स्ट जो है वो दोनों चीजें ऐड हो सकती हैं। इस तरह से आपका जो डेवलपर होगा उसके लिए टेबल क्रिएट करने में ईज होगी, उसको पता होगा कि कौन सी फील्ड का मैंने मतलब टाइप, उसके अंदर डेटा टाइप जो है वो कौन से वाली जानी है, ठीक है। ये हमने एक रिस्पॉन्सिव टेबल जो है ना वो डिजाइन कर लिया था। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जिस तरह पहले जब मैंने आपको दिखाया है वो मूव नहीं कर रहा था साथ साथ, लेकिन अब वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक हमारा क्यूरी फॉर्म है। क्यूरी फॉर्म हम डिजाइन करते हैं इस तरह का, सिंपल से क्यूरी फॉर्म है। रिस्पॉन्सिव टेबल में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हुसैन, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई आपको मसला है तो आप बता दें। ओके, क्यूरी फॉर्म हम डिजाइन करेंगे। क्यूरी फॉर्म ये एक सिंपल सा क्यूरी फॉर्म है जिसके अंदर आपने जो आपका यूजर है उससे आपने उसका नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन की इन्फॉर्मेशन लेनी है, और अगर वो अपने कोई कमेंट्स, अपने कोई फीडबैक देना चाहता है तो वो देके वो सबमिट करेगा, ठीक है। उसके लिए हम इसी तरह अपने फिग्मा वाले पेज के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ से जाके हम न्यू पेज नीचे ही ऐड कर लेते हैं। ये पहले वाला पेज जो है हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी चीजें हमने ऐड की हैं, ठीक है। ये हमने एक टेबल बनाया था। सेकंड वाले पेज पे आते हैं तो हम कहते हैं कि हम बना रहे हैं यहाँ पे क्यूरी फॉर्म, ठीक है। क्यूरी फॉर्म के लिए सबसे पहले सिंपल आपने ना मैंने टी प्रेस किया है, यहाँ पे क्लिक किया है और ये मैंने नेम लिखा है। अब मैंने उसको लास्ट टाइम जो कहा था ना कि मैं 40 के ऊपर लेके जा रही हूँ, उसी तरह मुझे दे रहा है ऑप्शन। इसको हम कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक नेम ऐड कर दिया है। अब मैं कहती हूँ कि नेम के साथ ना मुझे मुझे इसका ना एक आइकन भी ऐड करना है, ठीक है। आइकन ऐड करने के लिए यहाँ पे जाते हैं हम अपने हैमबर्गर के बटन के ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है प्लगइन्स की, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर आप जाएंगे ना तो आपके पास ना ये मैनेज प्लगइन्स के नाम से एक ऑप्शन आ रही होगी। इस पे आप जाएंगे तो कम्युनिटी वर्जन जो है ना, जितने भी लोगों ने प्लगइन बना के दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ से जाके आप कोई भी अपना रेलेवेंट प्लगइन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ना आइकॉनिफाई एक प्लगइन है वो सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो ये रन हो जाएगा आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। रन हो जाएगा तो रन होने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारा प्लगइन ओपन हो गया। यहाँ पे जाके ना ये सर्च बार आ रही होती है, हम कहते हैं कि हमें नेम के लिए ना कोई प्रॉपर आइकन चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर नेम लिख के सर्च किया था ना, तो ये नीचे उसने मुझे काफी सारे नेम के लिए आइकन दे दिए हैं। मैं कहती हूँ मैं ये वाला ले जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये उसने मुझे नाम के लिए एक आइकन दे दिया। अच्छा, अब ये आइकन मैं लेके आई हूँ ना, तो इसके साथ ना ये दो चीजें आई हैं, एक आइकन आया और एक इसका नाम आया, ठीक है। हमें सिर्फ आइकन चाहिए, आइकन को हम उठा के यहाँ पे ले जाते हैं अपने नाम के साथ, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट कर लेंगे। ये हमें रेड कलर की लाइन दिखा रही है कि ये अभी इस वक्त आपके किस तरीके से अलाइन हुआ हुआ है, ठीक है। नाम को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये भी एक अलग से फ्रेम है, हमें तंग करेगा बाद में।
जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप जब भी अपना, जिस तरह मैंने अब यहाँ पे पेजेस को नाम दिया ना, इसी तरह जब आपके जो फ्रेम्स वगैरह बनते जा रहे हैं ना, उनको भी आप नाम दे लें, क्योंकि जब आपके पास बहुत बड़ा डिजाइन होगा और बहुत ज्यादा सारे फ्रेम्स होंगे, तो फिर उस वक्त आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि मैं इस वक्त कौन से फ्रेम के अंदर काम कर रहा था या इस फ्रेम का क्या नाम था। ठीक है, अगर आपका बड़ा डिजाइन हो, ये सिंपल डिजाइन है, अगर बड़ा डिजाइन हो तो आप इनके नाम भी दे सकते हैं। नाम देने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो डबल क्लिक करेंगे तो नाम आप दे सकते हैं अपने फ्रेम का। ठीक है, इसके नीचे हम एक लाइन भी ऐड कर लेते हैं। लाइन ऐड करने के लिए हमने सिंपल ये शेप में जाना है और ये लाइन को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है या सिंपल एल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। ठीक है, ये हमने एक लाइन ऐड की। अब ये लाइन जो है ना, वो मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये देखेंगे इसका एंगल आ रहा है। इसको अगर मैंने सेट करना हो तो, जिस तरह हम कुछ जगहों पे डिजाइन करते हैं ना, तो वहां पे हमें बहुत मुश्किल होती है कि हमें ये पकड़ के सीधा करना पड़ता है या इस तरह इसको लेके जाना पड़ता है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ से आप जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसको मैं 0 करूंगी तो मेरी लाइन बिल्कुल ना प्रॉपर सीधी हो जाएगी। ठीक है, कि हमने नाम दे दिया, इसके नीचे हमने दे दिया। इसी तरह अब हम इन तीनों चीजों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके हम इसको नीचे ले आते हैं इस तरह से करके। ठीक है, और नाम के बाद हमने क्या दिया था, ईमेल दिया था, ईमेल दे देते हैं। इसी तरह हम इसको कंट्रोल डी करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, ईमेल के बाद हम इसको दे देंगे अपना मोबाइल, और नीचे हम कहते हैं कि जी हमने कमेंट्स देने हैं। ठीक है, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इनकी हम सेटिंग कर लेंगे इस तरह से करके। ठीक है, अब ये इक्वल हो गया। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये दरमियान में भी आपको बता रहा है कि अब इनके दरमियान में स्पेस जो है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या एलिमेंट्स के दरमियान में 96 होगी है या 84 होगी है या कितनी होगी है। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। आइकॉन्स हमने वो नेम वाले ही सिलेक्ट किए हुए थे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि जगह हमें ज्यादा लग रही है यहाँ पे। और जो कमेंट्स वाला पोर्शन है ना, इसमें हम इस पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं ताकि नीचे कमेंट्स के लिए जगह थोड़ी ज्यादा बच जाए, नीचे जहाँ पे उसने लिखना होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा, अब आइकन जो है हमारे पास, हमने उसी को डुप्लीकेट किया हुआ है। नेम का आइकन सारी जगह पे शो हो रहा है। हम इसके आइकन जो है जाके अपने आइकॉनिफाई से आइकन रेलेवेंट ले आते हैं। अब हम उसे कहते हैं हमें ईमेल के लिए कोई आइकन दे दे। ठीक है, ईमेल के लिए हम ये वाला आइकन ले जाते हैं। और हमने कहा था मोबाइल, मोबाइल नंबर हमें चाहिए। हम मोबाइल सर्च करके मोबाइल के लिए हम ये वाला एक आइकन है, ये ले जाते हैं यहाँ पे। और हमने कहा था कमेंट्स के लिए हमें चाहिए। ठीक है, कमेंट्स के लिए भी हम ये एक आइकन है, इसको ले जाते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। जिसको हम डिलीट कर देंगे सिंपल, और ये वाला आइकन हम यहाँ पे जाके सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये एक एक्स्ट्रा उसका नाम वाला था फ्रेम, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला खत्म कर देते हैं और ये जो है हमारा मोबाइल का आइकन है, इसको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। इसके नाम को, ये कमेंट्स है, इसके भी नाम को, फ्रेम को खत्म कर देते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और कमेंट्स के इक्वल हम कमेंट्स को ले जाते हैं। ठीक है, अब ये एक हमारा क्यूरीफॉर्म डिजाइन हो गया इसके ऊपर, लेकिन हमने अभी फ्रेम नहीं लगाया। इसको सारे को सिलेक्ट करके मैंने F प्रेस किया और एक फ्रेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये एक फ्रेम के अंदर आ गया। फ्रेम का अगर हमने साइज बड़ा करना हो तो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे एक बटन भी होना चाहिए, सबमिट का बटन था। सिंपल हम T प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट। ठीक है, एक बटन ऐड हो गया, सॉरी एक टेक्स्ट ऐड हो गया। इसको हम करते हैं ऑटो लेआउट। ठीक है, इसमें हम करते हैं कोई कलर ताकि इसको बटन की शेप आ जाए। कलर हम कर देते हैं ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और जो टेक्स्ट है ना, उसको हम कहते हैं कि हमें चाहिए व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर की आप इसको लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये आपका व्हाइट कलर हो जाता है। इसके अलावा ना यहाँ पे
कलर कोड भी दिए होते हैं। ये जो हर कलर का नाम है ना, अगर आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसके अंदर कलर थीम जो होता है ना, वो आपका जो है ना हारमोनियस रहना होता है पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए आपने जो भी फिर आप कलर यूज कर रहे हो, आप उनका ये कोड जो है वो याद भी कर सकते हैं। आप सिंपल टाइप करके भी वो वाला कलर लेके आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपके पास पैलेट है पूरी, यहाँ से आप अपना कोई कलर सेलेक्ट कर लें। इसके ऊपर एक और ऑप्शन भी होती है कि आप, ये कलर पिकर है कि आपने अगर मल्टीपल चीजें दी हुई है ना, मल्टीपल जगह पे आपने कलर दिया हुआ, तो एक जगह से कलर पिक करके भी आप दूसरी जगह पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने सबमिट का एक वो बना लिया है, लेकिन अभी ना ये बटन की शेप में अभी भी नहीं लग रहा। बटन की शेप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके कॉर्नर्स को ना राउंड करते हैं। ये एक ऑप्शन है फ्रेम्स में जाके कॉर्नर रेडियस की। इसको इसके कॉर्नर को आपने मतलब अभी ये 0 पे आ रहा है, यानी कि इसके एजेस आ रहे हैं बिल्कुल बने हुए। हम इसको 5 पे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए हम इसके थोड़े से कॉर्नर्स जो है ना राउंड हुए हैं, लेकिन अभी भी ये बटन की शेप में उस तरह से नहीं मुझे लग रहा, तो मैं इसको ना टच कर देती हूँ, ठीक है। अब ये ज्यादा इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए हैं और ये एक बटन बन गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं इस तरह से करके, ठीक है। ये एक हमारा सिंपल क्यूरी फॉर्म जो है वो डिजाइन हो गया है। और इसके ऊपर एक ऑप्शन होती है, ये जैसे ये बटन था ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से आप इसके कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। कॉर्नर जो है अभी वो चारों के चारों राउंड हो गए हैं। अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, मैंने ना सिर्फ ऊपर वाले कॉर्नर्स राउंड करने हैं या एक कॉर्नर राउंड नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना है, तो ये देखिए मैंने लेफ्ट वाला साइड, लेफ्ट अपर जो है ना उसको 0 कर दिया, तो ये देखें इसका ना एज बन गया। इसी तरह इसको अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे भी 0 कर दूंगी, तो यहाँ पे भी एज बन जाएंगे इस तरह से करके। ये एक ऑप्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। ताकि हमें जो है वो सारे के सारे राउंड ही चाहिए, तो हम इस तरह से कर देते हैं। ये एक सिंपल आपका क्यूरी फॉर्म जो है वो डिजाइन हो गया, ठीक है। अब अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, आगे चलें। ओके, इसके बाद हमने अपने इसमें रखा हुआ था। अच्छा, अब हम ना एक इनपुट फॉर्म डिजाइन करते हैं। वो पहले हमने एक टेबल डिजाइन किया सिंपल सा, उसके बाद हमने एक सिंपल क्यूरी फॉर्म डिजाइन किया है। अब हमने एक मास्टर चाइल्ड वाला टेबल डिजाइन करने लगे हैं। जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादातर फॉर्म्स जो होते हैं वो इस शेप में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर अपना यूजर जो होता है वो अपना इनपुट देता है। मास्टर के अंदर जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी पूरी एक एंट्री के लिए या एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक रहनी होती है। यानी कि अगर हम पेमेंट कोई डिजाइन कर रहे हैं या परचेज ऑर्डर कोई डाल रहे हैं, तो उसका एक ही वेंडर होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर भी एक ही होगा, डॉक्यूमेंट डेट भी एक ही होगी, और वेंडर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके एड्रेस या हमने बिल कहाँ पे करना है, ये वाली चीजें वो एक ही होंगी। और नीचे डिटेल में जब हम आएंगे या रोल लेवल पे या चाइल्ड लेवल पे आएंगे, तो वहाँ पे हम जितने भी आइटम्स हमने परचेज करने हैं, उनके नाम, उनकी क्वांटिटी, उनकी रेट्स वगैरह वो हम नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम हेडर रो फॉर्म या फिर मास्टर चाइल्ड फॉर्म। केवल हम इस तरह का एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम यहीं पे एक नीचे एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे कह देते हैं कि हम फॉर्म डिजाइन करने लगे हैं, ठीक है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम ऐड कर लेते हैं। F प्रेस करेंगे और हम डेस्कटॉप का ही फ्रेम एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने फ्रेम ऐड कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे। रेक्टेंगल ऐड करने के लिए आप सिंपल अपने कीबोर्ड से R प्रेस करें, या फिर ये आपके पास ये वाली आपके पास शेप्स वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएं तो ये सबसे पहले ऊपर रेक्टेंगल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि हम अपना जो फ्रेम है ना वो हमने स्टार्ट में ही डिफाइन कर लिया है, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप अपनी सारा डिजाइन जो है ना वो पहले बना लें, और एंड पे उसके इर्द गिर्द जो है ना अपना फ्रेम जो है वो इंसर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और ये हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से करके। ये हमारी एक रेक्टेंगल है। इसको हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके कलर चेंज करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा थीम जो है ना एप्लीकेशन का वो है ब्लू एंड ग्रे, तो हम ये ब्लू कलर में जाते हैं, ठीक है। कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब इसके अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हम ऐड करके, टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसका लेबल देते हैं। अपने जो हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं ना उसका हम लेबल दे देते हैं,
ठीक है। इसका लेबल जो है ये हमने इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एडजस्टमेंट इसकी कर देते हैं कि इसको यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। ये बोल्ड में है इस वक्त, इसके ऊपर और भी ऑप्शन है, हम सेमी बोल्ड पे भी जा सकते हैं, हम मीडियम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। हम मीडियम पे चले गए। पेमेंट का हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद हेडर के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आनी है, हमारे पास कोड आना है, नेम आना है, बिल टू आना है, एड्रेस आना है, कॉन्टेक्ट पर्सन आना है, और दूसरी साइड पे हमारे पास डेट्स, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोजेक्ट कोड आना है, ठीक है। टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोड, इसके हम जो साइज है इसको हम ले जाते हैं 20 के ऊपर, ठीक है। नजर आ रहा है सबको, या मैं साइज चेंज कर लूँ इसका, 30 पे ले जाते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, सबको इजीली नजर आए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम कहते हैं कि जी हमारा तो जो थीम था ना वो है हमारा ग्रे कलर में, ग्रे और ब्लू हमने रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जाके हम इसका कलर जो है वो ग्रे के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक और रेक्टेंगल ऐड करेंगे, सिंपल आर प्रेस करेंगे और एक यहाँ पे हम रेक्टेंगल ऐड कर लेंगे। ये हमारा एक्चुअली वेंडर कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं, इसको साथ इसके ले आते हैं और इसके हम कॉर्नर रेडियस कर देते हैं हम 5, ठीक है, इस तरह से करके। और अब हम एक लाइन भी ऐड कर देते हैं इसके नीचे यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन जो है इसका एंगल सीधा करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए, और उसका ये भी ब्लैक कलर में है, ग्रे कलर में है। कलर हमने, कलर कोड अगर हमें सेट करना हो तो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक चीज एक बना लिया, अब इसी को हम ना डुप्लीकेट करते जाएंगे, ठीक है, और अपनी नीड के मुताबिक इसको सेट करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कोड था, कोड के बाद हमारे पास नेम था उसका, वेंडर का, उसके बाद हमारे पास था एड्रेस, यानी कि हमने बिल कहाँ पे करना है उसका, ठीक है। अब बिल जो करना है वो हमें ज़ाहिर है उसके लिए थोड़ी जगह बड़ी चाहिए होगी, तो हम इसको थोड़ा ऐसे इंक्रीज करके ले जाते हैं, ठीक है। इस वाले को हम डुप्लीकेट करते हैं दोबारा कंट्रोल डी से, या फिर ऑल्ट प्रेस करके आप अपने माउस के साथ इसको लेके आ सकते हैं जहां तक आपने लेके जाना हो। यहाँ पे हम ले जाते हैं अपना कॉन्टेक्ट पर्सन, कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये हमारा हेडर का एक पोर्शन हो गया डिजाइन। इसी को हम लेते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। लेबल्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे जो भी हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे हमने कहा है कि जी हमें डेट की एक फील्ड दे दो, ठीक है। यहाँ पे हमें डॉक नंबर की एक फील्ड दे चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमें प्रोजेक्ट की एक फील्ड चाहिए, जो भी आपको चीज चाहिए होगी ना। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे सप्लायर, ठीक है। अब ये जो है हमारा बाकी सारा हमारा ग्रे कलर में था और ये जो है हमारा वो हो गया इसमें ब्लैक कलर में। यहाँ पे हम फिल से जाएंगे, ये कलर पिकर के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, और मैं कहूंगी मुझे ये वाला कलर जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये देखें, ये उसने उसी तरह मुझे वो कलर अप्लाई कर दिया। ये हमारा मास्टर का पोर्शन डिजाइन हो गया है। अच्छा, इसके अंदर ये कस्टमर वेंडर अकाउंट की भी एक ऑप्शन थी, ठीक है। हम यहाँ पे फिर टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कहते हैं जी कस्टमर, और कंट्रोल डी करके इसको नीचे ले आते हैं और एक और प्रेस करते हैं। ये हमारा वेंडर है और ये है हमारा अकाउंट, ठीक है। इसके साथ रेडियो बटन्स भी लगे हुए थे। रेडियो बटन लगाने के लिए हम उसी तरह अपने प्लगइन पे जाते हैं, आइकॉनिफाई पे जाते हैं और रेडियो बटन की एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आइकन हम यहाँ से ले आते हैं, इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। हम यहाँ से जो भी चीज पहले ऑलरेडी उन लोगों ने बना के रखी होती है ना वो हम ला सकते हैं, ठीक है। ये एक बिल्कुल छोटा सा आया है, इसको हम यहाँ पे कस्टमर के साथ ले जाते हैं और इसका साइज जो है ना वो हम यहाँ से
चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको 20x20 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। अभी भी ये छोटा लग रहा है हमारी राइटिंग के मुकाबले में, तो हम इसको 30-30 पे ले जाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, इसकी अलाइनमेंट करते हैं। ये था हमारा, हम रेडियो बटन की एक ऑप्शन ले आए हैं, ठीक है। 30x30 इसकी वो है, इसकी मेजरमेंट है। इसी तरह हम अपने पास से क्लिप्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, सिंपल ये वाला क्लिप्स ऐड करते हैं, ठीक है। इसको भी हम रखते हैं 30x30 के ऊपर, ठीक है, ब्लेंडर के सामने ही है। और इसके ऊपर ना हम एक इसका कलर कर देते हैं हम वाइट, क्योंकि हमें वाइट में चाहिए ना। आउटलाइन मार्क करने के लिए होती है, ये देखें। अब इसके इर्द गिर्द ना ये देखें स्ट्रोक लग गया। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम इसको कर देते हैं वाइट। पहले मैंने इसलिए नहीं चेंज किया था क्योंकि वो फिर नजर आना बंद हो देना था। अच्छा, अभी भी वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वाला जो है ना मेरा पहले वाला, उसकी जो है आउटलाइन वो थोड़ी डार्क है और इसकी लाइट है। तो इसको हम ना, ये स्ट्रोक की जो बॉर्डर होता है ना, उसकी लाइन की वो होती है, बिड्थ होती है कितनी रखनी है, हम इसको ना 5 से ले जाते हैं, ठीक है। 20-20 पे कर देते हैं ताकि ये उसके इक्वल। और थोड़ा करके इसको 3 पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये बेटर लग रहा है और ऐसे ही लग रहा है कि अब हमारा ये एक बटन था, इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे अकाउंट के सामने इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हेडर जो है वो हो गया, ठीक है। अब जो हमने इसके चाइल्ड का पोर्शन बनाना है ना, चाइल्ड का पोर्शन बनाने के लिए हम उसी तरह से जैसे हमने पहले एक अपना टेबल ड्रॉ किया था, उसी तरह से अपना टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने जो पहले ड्रॉ किया हुआ है ना, इसी को हम कॉपी करके ना वहां पे ले जाते हैं ताकि हमें दोबारा ड्रॉ ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ले जाएंगे, दोबारा ड्रॉ करना हो तो दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा फ्रेम जो है ये डेस्कटॉप का है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेंगे नीचे। नया हमने ड्रॉ करना हो ना तो नया भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह इसमें ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक बॉक्स का आइकन जो है वो भी हम आइकॉनिक फॉइल से लेके आ सकते हैं। इसी तरह हमने नीचे रिमार्क्स की कुछ फील्ड्स हैं, जनरल रिमार्क्स हैं, टोटल अमाउंट की फील्ड है और बटन्स हैं ऐड के और कैंसिल के, ठीक है। उसके लिए हम ये वाली फील्ड जो है इनको लेके जाते हैं नीचे रिमार्क्स के लिए। यहाँ पे, ठीक है, इसका लेबल चेंज करके हम रिमार्क्स कह देते हैं और इसी तरह नीचे बटन ऐड कर लेते हैं अगर हमें बटन को ऐड करना है तो। बटन ऐड करने के लिए टी प्रेस करेंगे और नीचे हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऐड, ठीक है। इसके ऊपर शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट ऐड करेंगे, इसको कलर देंगे, ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम व्हाइट कलर कर देते हैं। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये बटन की शेप में आ जाए। और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम 5 पे ले जाते हैं, ठीक है? ये हमारा ऐड का बटन हो गया, बल्कि कॉर्नर्स को हम 10 पे ले जाते हैं, 8 पे ले जाते हैं। ऐड का बटन हो गया और इसी तरह अगला बटन हमने कैंसिल का ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल अपना नया भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे टेबल खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप लोग साथ साथ कर रहे हैं तो। इस तरह से करके ना एक हमारा ये जो फॉर्म है ना ये डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू का एक कॉलम था वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यहाँ पे हम ले जाते हैं, ठीक है? इस पे हम क्या देते हैं टोटल। इसके टेक्स्ट को, इसकी हर चीज को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जो भी चीज आपने सेट करनी हो, कलर आपने जो भी थीम रखना हो वो सारा कुछ आपके पास, सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं। यहाँ पे आप जाके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके
इन चीज़ों को सेट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे और जो आपको फ़ॉन्ट साइज और स्टाइल जो भी चीज़ पसंद आए, आप उस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अच्छा, वैसे रिकमेंडेड ये है कि आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो जिस वक्त आप जाके काम करना शुरू करते हैं तो आपको सिंपल ऑप्शंस भी समझ नहीं आ रही होती हैं कि ये वाली चीज़ हमने कैसे की थी। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ करते रहें। और बोरिंग तो नहीं हो रहा ज़्यादा सेशन? ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये इनपुट फॉर्म था एक हमारा, और ये एक हमारी रिपोर्ट है, ये हमारी बेस रिपोर्ट है। ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट अगर हमें रिपोर्ट चाहिए होगी, जैसे हमने ये वाला फॉर्म एक डिजाइन किया था ना, अगर हमने इसी को प्रिंट की शेप में देखना हो तो हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके लिए हम जो डिजाइन करते हैं ना, वो रिपोर्ट होती है। ठीक है, ये इस तरह से एक हमारी रिपोर्ट है, ये वाली। तो अब आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ये है कि इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करें, ताकि आप लोगों को ये मतलब इजीली बनानी आ जाए। इसमें एक टेबल भी आप ड्रॉ कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपके रेक्टेंगल्स हैं जिनको यूज करके मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर जो चीजें यूज की हैं ना, एलिमेंट्स जो यूज किया है, वो मैंने रेक्टेंगल्स यूज किए हैं सिंपल। ठीक है, और नीचे ये जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था ना, वो यूज किया है। ये एक फ्रेम के अंदर आप कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखें, अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो वो फिर बताएं। ये मैंने ओपन कर दिया, इसी तरह आप लोग डिजाइन करें इसको। अभी डिजाइन करना चाहेंगे या अभी नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, बाकी सब लोग भी बाद में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या कोई अभी प्रैक्टिस करना चाह रहा है साथ में? हुसैन तो बाद में करेंगे प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास ना, हम कुछ इस तरह की चीजें सीखते हैं कि इसमें इंटरएक्टिव फील्ड्स और इंटरएक्टिव बटन्स वगैरह भी बन जाते हैं हमारे फिग्मा के अंदर ना। इंटरएक्टिव का मतलब ये है कि आपको किसी एलिमेंट से रिस्पॉन्स किस तरह का चाहिए। ठीक है, अब ना हमारे पास हम एक बटन डिजाइन करते हैं। ठीक है, और उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जब उसके ऊपर बटन, हम कहते हैं कि जब कर्सर आएगा ना, तो उसका कलर उस बटन का इस तरह से हो जाए। ठीक है? उसके लिए हम यहाँ पे यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको नाम दे लेते हैं बटन का। ठीक है, टी प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं माउस के होवर से उसको करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम होवर रख दिया। ठीक है, होवर रख के मैं इसके ऊपर ऑटो लेआउट ऐड कर देती हूँ। शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ कलर। मैं इसे कहती हूँ कि मुझे चाहिए इसके अंदर ग्रे कलर का कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो मैं कर देती हूँ अपने फ्रेम के 15। ठीक है, किस तरह से बटन आ गया। ये मेरा एक, मैंने एक बटन डिजाइन कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरा एक बटन है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब इसके ऊपर मैं कर्सर को लेके आऊँ ना, तो उस वक्त इसका कलर जो है बटन का, वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, इसको हम, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए ना, मतलब एक चीज के जब हमने डिफरेंट वेरिएंट्स बनाने होते हैं, वेरिएंट्स का मतलब ये है कि बटन तो एक ही रहेगा, लेकिन वो मेरे ना माउस की मूवमेंट के ऊपर वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएंट्स। तो जब हमने किसी चीज के वेरिएंट्स बनाने होते हैं, तो हमें उस चीज को पहले एक अपना कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। कंपोनेंट डिफाइन करने का क्या तरीका है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऊपर ये एक ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट कंपोनेंट की। ठीक है,
हम इसको कंपोनेंट बना देते हैं अपना। अब जब हम कंपोनेंट किसी चीज को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो फिर हम इसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको कंपोनेंट बना लिया है, तो अब मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे साइन चेंज हो गया और ऐड वेरिएंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं इसके वेरिएंट्स ऐड कर सकती हूँ। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं अपने फ्रेम को, और बटन को हम जो हमने वेरिएंट बनाया उसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारा ये इस तरह का इस शेप का बटन होगा, लेकिन जब हम अपना माउस उसके ऊपर होवर करेंगे ना, इस तरह से माउस को उसके ऊपर लेके आएंगे, तो उसका जो हमारा कलर है ना वो हो जाएगा, कोई भी हम कलर दे सकते हैं, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कलर हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर जो ये हमने राइट किया हुआ है ये हो जाए व्हाइट कलर में हो जाए, ठीक है। ये हमने एक इस तरह से ना बटन बना लिया, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसके लिए हमें प्रोटोटाइप की ऑप्शन यूज करनी पड़ती है। अब जब हम किसी चीज को एक कंपोनेंट डिफाइन करते हैं ना, तो वो हमारी एसेट के टैब के अंदर जाके एज ए मतलब हमारा एसेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम अपना ये वाला बटन जो है ना ये ले आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले सिंपल इसको प्रोटोटाइप करके दिखाऊंगी। प्रोटोटाइप के लिए ये आपके पास एक प्ले का बटन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके एंड यूजर के पास चीज जाएगी ना, तो वो किस तरह की होके जाएगी। जब प्रोटोटाइप के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, वो आपको एक नई टैब के ऊपर रीडायरेक्ट करता है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि इसके लिए सिस्टम अपनी सेटिंग्स कर रहा होता है सारी, कि उसमें प्रेजेंटेशन कैसे होना है, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास ना ये बटन जो है ना, जब हम कह रहे हैं कि जब यूजर के पास जाएगा वो इस तरह से जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने कोई भी चीज अभी अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको बताना है, प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ना ये ऑप्शंस दी होती हैं कि किस तरह का मतलब इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्लस का साइन बन जाता है, प्लस के साइन से मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूँ। जैसे ही मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करती हूँ ना, तो सिस्टम मुझे कहता है कि आप किस एक्शन के ऊपर इस बटन को इसके साथ चेंज करना चाहते हैं। क्लिक के ऊपर चेंज करना चाहते हैं, ड्रैग के ऊपर चेंज करना चाहते हैं, किसके ऊपर करना चाहते हैं। हम हॉवर के ऊपर कर रहे थे, तो मैंने इसको ना वाइल होवरिंग के ऊपर कर दिया, ठीक है। अब हमने उसे कहा है कि ये हमारा एलिमेंट 1 जो है ना, इसको हमारे वेरिएंट 2 के साथ, इसका नाम वेरिएंट 2 रखा था ना सिस्टम ने जब हमने इसको ग्रीन करके मतलब वेरिएंट ऐड किया था, इसको तुम वेरिएंट 2 के साथ ऐड कर दो, और इंस्टेंटली जैसे ही हमारा माउस इसके ऊपर जाए या कर्सर इसके ऊपर जाए, तो फौरन ही इसको तुम वेरिएंट 2 के साथ चेंज कर दो, ठीक है। अब हम फ्रेम 2 पे जाते हैं, और अब इसकी प्रोटोटाइपिंग करके देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रही हूँ होवर करके, तो उसका कलर हो रहा है ग्रीन, और उसका जो हमने वो उसको ब्लैक में से व्हाइट कर दिया था उसके टेक्स्ट को, तो वो भी साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शन है। ये एक्चुअली इसलिए यूज होती है कि आप अपने जो आपका डिजाइनर होता है ना, आप उसको बता रहे होते हो सारा कुछ अपने डिजाइन के अंदर ही कंपनसेट करके, सारा कुछ अपने डिजाइन के अंदर ही इम्बेड करके बता रहे होते हो कि मुझे ये जो बटन्स हैं या ये जो भी मैंने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, इनके ऊपर जिस वक्त मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ या जिस वक्त मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ये प्रोटोटाइपिंग की ऑप्शन है हमारी। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमने एक सिंपल, ये थोड़ा सा ये वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अगर आप मतलब कनेक्ट सही नहीं करते या अपने ऑप्शन सही नहीं देते, तो उसकी वजह से आपका वो फिर रिस्पॉन्स नहीं सही तरह से कर रहा होता। तो इसलिए इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसका सही से रिस्पॉन्स आ जाए। और आपने जब भी कोई चीज़ ये करनी है, इस तरह से प्रोटोटाइपिंग करने के लिए करनी है, तो आपने उसको पहले कंपोनेंट ऐड करना है, और कंपोनेंट ऐड करके फिर उसके वेरिएंट्स ऐड करने हैं, और फिर आपने बताना है कि मुझे इस चीज़ से ये वाला रिस्पॉन्स चाहिए, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ये ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एनिमेटेड साइड पे ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक न्यू पेज ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं जी हम इनपुट फील्ड देना चाहते हैं, ठीक है। इसका साइज हम थोड़ा कम कर लेते हैं, सॉरी।
शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट ऐड करेंगे, ठीक है। इसका हम कर देंगे कलर वाइट, ठीक है। साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और ये भी सेंटर अलाइन है, ये देखें ऐड ऑटो लेआउट के ऊपर ना ये ऑप्शंस आ रही हैं, ये सेंटर अलाइन है, इसको हम लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक इनपुट की फील्ड बन गई है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कॉर्नर्स भी इसके कर लेते हैं, हम 10 पे ले जाते हैं इसके कॉर्नर्स को, ठीक है। ये हमारी इस तरह से एक इनपुट की फील्ड बन गई है। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारी इसका नाम हम रख लेते हैं इनपुट फील्ड, और जब इसके अंदर हम क्लिक करें तो ये ना कर्सर बन जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह हमने ये बना ली है, तो इसको हम बना लेंगे एक अपना ये कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और नीचे हम इसका फिर वेरिएंट ऐड करेंगे, ठीक है। वेरिएंट के अंदर इनपुट फील्ड को हम खत्म करके ये जो पाइप साइन होता है ना हमारा, ये वाला कर्सर का, ये ले जाएंगे, ठीक है। हमने कहा है कि हमारी एक मतलब फॉर्म होगा, उसके ऊपर एक फील्ड आ रही होगी, फील्ड के ऊपर जब हम क्लिक करें ना तो उस वक्त उसके ऊपर ये इस तरह से कर्सर का साइन बन जाए, ठीक है। उसको करने के लिए हमने क्या करना है, उसको करने के लिए हमने उसी तरह अपनी प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ये प्लस का साइन आ रहा है, इसके साथ इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और हमने ऑन क्लिक के ऊपर हमने इसको वेरिएंट 2 पे चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एक फ्रेम ऐड करते हैं न्यू, और उसके ऊपर हम अपनी एसेट्स में से जाके इनपुट की फील्ड ले आते हैं, ठीक है। फ्रेम का साइज थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, और फ्रेम के पीछे हम थोड़ा सा ना लाइट सा कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम जाते हैं और इसको हम प्रोटोटाइप करके देखते हैं। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था ना, तो वो उसने मुझे इनपुट फील्ड दे रहा था, लेकिन जब मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कर्सर के फॉर्म के ऊपर ले गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने किया था कर्सर। अब हम ये चाहते हैं कि कर्सर ना हो, कर्सर जो है ना वो ब्लिंकिंग इफेक्ट के अंदर आ रहा हो, ठीक है। कर्सर को ब्लिंकिंग इफेक्ट के अंदर लेके जाने के लिए हम अपना फ्रेम जो है ना पहले थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ताकि हम नीचे नई ऑप्शन ऐड कर सकें, ठीक है। ब्लिंकिंग इफेक्ट के ऊपर लेके जाने के लिए ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से हम अपना एक और वेरिएंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएंट के अंदर जाके हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पाइप का साइन था ना, ये इसको हम रहने तो इसकी जगह पे ही देते हैं, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है ना वो हम कम करके 0 के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब वो है अपनी जगह पे, लेकिन हमने उसका कलर जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको फिर हम प्रोटोटाइप के ऊपर जाते हैं, और हम इसके ऊपर इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने जोड़ना है इसको इसके साथ, ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करनी है आफ्टर डिले, ठीक है। मतलब डिले के बाद जो है वो इसको वेरिएंट नंबर 3 के साथ ऐड कर दे, ठीक है। और इंस्टेंट ना करे, स्मार्ट एनिमेट कर दे, और ये ऑप्शंस आ रही होती हैं कि कितने के ऊपर आपने एनिमेट करना है इसको, मतलब कितने मिली सेकेंड के बाद ये जाकर दोबारा अपीयर हो या क्या हो, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा, लेकिन अब अगर हम ऐसे इसको इन दोनों को आपस में मतलब इस तरह कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये आपका कर्सर जो है ना वो ब्लिंकिंग इफेक्ट पर जाएगा तो सही, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, मतलब इस एक दफा ब्लैंक पे जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। इसको हम वापस लाते हैं इसके साथ, ठीक है। क्या करना है हमने, आफ्टर डिले पे वेरिएंट 2 के साथ जोड़ दे और स्मार्ट एनिमेट कर दे 300 मिली सेकेंड्स के बाद। ये टाइम लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है कि कितनी देर के बाद आप उसको ब्लिंकिंग इफेक्ट कितनी देर के बाद देना चाहते हैं, इसको आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर अपने फ्रेम के ऊपर जाते हैं, फ्रेम नंबर 2 के ऊपर, और इसको अब हम प्रोटोटाइप करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें अब ये ना ब्लिंकिंग दे रहा है, ठीक है।
इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछ लें। ये सारी आपकी ना डिजाइनिंग की टेक्निक्स हैं। आप जितना भी उसको ज्यादा अच्छा डिजाइन करेंगे, जितना अच्छा डिजाइन करके आप एक ही दफा में सारा कुछ बता देंगे ना अपने जो आपका काम करने वाला बंदा है, यानी कि टेक्निकल टीम का आपका रिसोर्स है, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। मतलब उसको सारा कुछ आपके डिजाइन को देख के पता चल रहा होगा। अदरवाइज आपको एक एक चीज करके बतानी पड़ेगी कि मतलब मैं ये फील्ड है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्लिक हो तो इस तरह से ब्लिंक हो रहा हो। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बतानी पड़ेंगी। और फिर वो मतलब जिस वक्त एक बंदा काम कर रहा होता है तो मेन उसका फोकस जो होता है ना वो उसी चीज के ऊपर होता है कि मेरे से ये वाली फील्ड्स डिमांड की गई हैं और इन फील्ड्स की जो है ना मुझे ये वाली टाइप्स रखनी है और इसकी वर्किंग इस तरह से हो रही हो। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये वाली चीजें जो होती हैं ये स्किप हो जाती हैं। ये फिर आपको टाइम टू टाइम बता बता के करवानी पड़ती हैं। अपनी आपने जिस तरह भी अपने इंटरफेस को जो अच्छा बनाना होता है तो आपको बताना पड़ता है कि मतलब मुझे ये इसको ज्यादा मेच्योर करने के लिए मुझे इसमें ये वाला इफेक्ट चाहिए, वो वाला इफेक्ट चाहिए। तो इस वजह से ये डिजाइनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप डिजाइन करते हुए ही ये वाली चीजें उसके अंदर डाल दें, ताकि जो आपका डेवलपर हो उसको भी पता हो कि मेरे से ये डिमांड है और उसके भी जहन में हो कि मैंने ये वाली चीजें जो है ना ये साथ ही बना के देनी है। ठीक है, अदरवाइज वो हो तो जाता है लेकिन उसके अंदर फिर टाइम लग जाता है। और आपका जो फर्स्ट टाइम आपका प्रेजेंटेशन होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो बस ऐसे ही लग रहा होता है जैसे आप रॉ फॉर्म के अंदर एक चीज जो है ना सिर्फ आपने इनपुट के लिए एक डिजाइन करके दे दिया इंटरफेस। ठीक है, उसके अंदर ये छोटी छोटी जो टेक्निकलिटीज होती है ना ये मिस हो जाती हैं। अच्छा, अब किसी का कोई और है क्वेश्चन? अच्छा चलें, अब इसके बाद हमारे पास ये इतना ही था, लेकिन अब मैं ना आपको और डिजाइन करना सिखा देती हूँ। एक स्क्रॉल बार कैसे लगानी है वो बता देती हूँ। स्क्रॉल बार लगाने के लिए हम एक फ्रेम सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, एक फ्रेम इंसर्ट कर लिया, इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने ऐड की, रेक्टेंगल का हम नाम रख लेते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का हम रख लेते हैं कि सिलेक्ट आइटम्स। ठीक है, इसके हम सेटिंग कर देते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट को 20 पे ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम नीचे ऐड करते हैं अपनी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ऐड करने के लिए सिंपल हम उसी तरह एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, कॉर्नर्स को हम कर लेते हैं राउंड। ठीक है, और इसको हम ले जाते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ओपेसिटी हम कम करके कर देते हैं 50, ताकि इसका कलर हो जाए लाइट। ठीक है, इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट, इसके ऊपर ही डुप्लीकेट हो गया है और उसका हम साइज कर देंगे स्मॉल ऐसे। ये देखें, नीचे वाले फ्रेम की हम ओपेसिटी और कम करते हैं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चले। जब आपको पता चल रहा है ये स्क्रॉल बार का। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम कर दें 50 के ऊपर, तो जो हमारी ये नई वाली हमने क्रिएट किया ना इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर दें, डार्कर मोड में। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये स्क्रॉल बार बन गई है। ठीक है, अच्छा ये अब सिंपल स्क्रॉल बार बन गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई मतलब जब हम इसको प्रोटोटाइप करेंगे तो ये ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर कि इसने नीचे ड्रैग भी होना है या नहीं होना। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट करके आइटम्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है, ए बी
ठीक है, ये हमने एक ना लिस्ट अपनी क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसको इसकी हम थोड़ी सी पहले सेटिंग कर लेते हैं इनकी। ठीक है, इसको हम सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ना राइट क्लिक करके ग्रुप में ले जाते हैं। ठीक है, पूरे को एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको हम ले जाते हैं फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब ये पूरा हमारा एक फ्रेम बन गया। ठीक है, इस फ्रेम को हम उठा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और एक और कंट्रोल डी करके ना हमने एक और फ्रेम बना लिया। ठीक है, इस फ्रेम में हमने क्या करना है, ये जो हमारी रेक्टेंगल थी ना, स्क्रॉल बार थी, उसको हम मूव करके नीचे ले आए हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पोर्शन है ना, इसको उठा के हम एफ तक वहां पे आ रहे थे ना, तो यहाँ पे हम जी से आगे जी एच पे ले जाते हैं इस तरह से करके। ठीक है, और ये फ्रेम है हमारा और ये फ्रेम है, इस वाले फ्रेम को हम उठा के इस रेक्टेंगल के नीचे ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग का इफेक्ट डालते हैं ताकि हम ड्रैग कर सकें इसको। ठीक है, ड्रैग करने के लिए हम प्रोटोटाइप पे जाते हैं और इसके साथ हम जाके इसके साथ हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ऑन ड्रैग के ऊपर फ्रेम 2 के ऊपर ले जाए वो हमें स्मार्ट एनिमेट करके। ठीक है, और इससे हम वापस लेके आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऑन ड्रैग के ऊपर। ठीक है, अब हम ये वाला अपना फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और इसको प्रोटोटाइप करके देखते हैं कि उसने हमें क्या इफेक्ट करके दिया है। ये देखिए, अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ ना, तो वो मुझे ऊपर से नीचे तक ड्रैग करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये कर लेते हैं कि हम इसके अलावा ना आप ने अगर कोई बैकग्राउंड वगैरह ऐड करना हो ना इसके ऊपर, तो वो भी आप अपने कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पेज एक ऐड करते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड ऐड करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक फ्रेम ऐड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई सी भी रैंडम जो पिक्चर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका साइज जो है ना वो मेरे फ्रेम के साइज से बड़ा है। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करके अपने फ्रेम के अंदर ले आती हूँ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कई दफा ऐसा होता है कि हम लोगों ने ना एक मतलब हमारी जो डिजाइन होता है ना उसके पीछे एक लाइट से कोई इमेज या कोई पिक्चर या कोई इस तरह का थंबनेल वगैरह इस तरह की कोई चीज शो हो रही होती है। ठीक है, उसके लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम करके आप ले जाएं 25 के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें अब ये आपके डिजाइन के अंदर आ रही है और इसके ऊपर आप अगर कोई चीज डिजाइन करना चाहें तो आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मजीद आप डिजाइन बनाना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे कोई फॉर्म बनाया था ये वाला, इसके अगर बैकग्राउंड के अंदर आप कोई चीज लगाना चाहें तो इसी तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, पेजेस के ऊपर आपने स्क्रॉल करना हो तो यहाँ से आप अपने पेजेस के ऊपर एक से अगले पेज के ऊपर उससे अगले पेज के ऊपर जा सकते हैं। मैंने ये सारी वर्किंग जो है वो एक ही फाइल के अंदर आप लोगों को उसी के अंदर सारे पेजेस बना बना के दिए हैं। आपने ये सारी डिजाइनिंग या सारी वर्किंग जो है अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग फाइल्स के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है कि टीम्स के साथ आपने काम कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से हम फाइल्स पे जाते हैं। डिजाइनिंग के अंदर अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो मुझसे भी पूछ लें, फिर हम उसके बाद टीम के ऊपर बात कर लेते हैं कि टीम के ऊपर हमें कैसे काम करना है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास टाइम बच रहा है। मैं चाह ये रही हूँ कि आप लोग जो एक रिपोर्ट मैंने बनाई हुई थी ना, मैं उसको ओपन कर देती हूँ स्क्रीन पे, तो आप वो रिपोर्ट डिजाइन करें और डिजाइन करके अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है ना, किसी को कोई इशू आता है तो वो मुझसे भी पूछ लें। उसके बाद फिर मैं आपको टीम्स के ऊपर बता दूंगी कि टीम के ऊपर आपने काम कैसे करना है, नई टीम कैसे बनानी है
और लोग कैसे ऐड करने हैं टीम के अंदर, टीम के राइट्स वगैरह का, ठीक है। ये रिपोर्ट है, इसको आप लोग डिजाइन करें, थोड़ा सा करके देखें। चलें सही, मैं आपको ना टीम्स का बता देती हूँ कि टीम्स आपने कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हम अपने होम पेज पे आ गए हैं। टीम आपने न्यू ऐड करनी हो ना, तो ये नीचे टीम के ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। क्रिएट न्यू टीम पे जाएंगे, यहाँ से आप जाके नई टीम अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट टीम के ऊपर क्लिक करेंगे, टीम का नाम देंगे, ठीक है, टीम को क्रिएट कर देंगे। और जिस वक्त आप टीम को क्रिएट करते हैं ना, तो वो फिर आपसे पूछता है कि आपके कोलैबोरेटर्स कौन है। जितने भी लोग हैं ना, जिन लोगों को आप टीम में ऐड करना चाहते हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 ईमेल एड्रेसेस ऐड करने की ऑप्शन देता है, ऐड एंड अदर करके। अगर आपने ज्यादा लोग हैं तो आप सब लोगों के यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करके ना कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको ना, यानी जितने लोगों के आपने ईमेल एड्रेस सेंड किया ना, उन सबको एक लिंक सेंड करेगा कि आपको फला बंदा जो है इस टीम के अंदर ऐड करना चाह रहा है। तो आप ना मतलब इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप उस टीम के अंदर फिर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। टीम के अंदर जो लोग ऐड हो गए हैं, अब फ्री वर्जन के ऊपर ना आप सिर्फ 102 टीम्स बना सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं टीम्स के अंदर आपने फिर उस काम के ऊपर काम करना है। अगर आपने पेड वर्जन होगा तो फिर आपके पास अनलिमिटेड टीम्स की ऑप्शन होती है। अच्छा, अब जैसे अब लिया मैंने एक टीम ऐड की हुई है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, जो ऑलरेडी बनी हुई टीम है। जब आप अपनी टीम ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको टीम के मेंबर्स शो हो रहे होते हैं, या नंबर ऑफ मेंबर्स शो हो रहे होते हैं, और आपको पता चलता है कि इस टीम के अंदर आपके कौन कौन लोग एडेड हैं, ठीक है। जैसे इस टीम के अंदर ये मैंने एक टीम ऐड की थी, इसके अंदर मैं सिर्फ पूरी हूँ। जिस बंदे ने टीम क्रिएट की होती है वो एज ए ओनर आ रहा होता है टीम का, ठीक है। उसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। जैसे ये एक और टीम है, इस पे ये 2 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 लोग होते हैं, या मतलब जितने भी लोग होते हैं ना, आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि आप उनको राइट्स दे सकते हैं। जो ओनर होता है ना, उसके पास तो बाय डिफॉल्ट फुल ऑथराइजेशन होती है, वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। बाकी लोगों को आप अपनी मर्जी से राइट्स दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपके डिजाइन को एडिट भी कर सकें। कुछ होते हैं जिनको आप सिर्फ रिव्यू करवाना चाहते हैं, मतलब उनसे आप कोई इनपुट नहीं चाह रहे होते, सिर्फ उन्होंने रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो आप उनको सिर्फ व्यू ओनली के राइट्स देते हैं। जिनको आपने एडिट करने के ऑप्शन देनी है, उनको आप एडिट करने के राइट्स देते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को आप एडमिन बना सकते हैं। ओनर जो है उसके पास बाय डिफॉल्ट फुल ऑथराइजेशन होगी, और जो एडमिन है ना, उसके पास ये राइट्स होंगे कि वो दूसरे लोगों को भी राइट्स असाइन कर सकता है। यानी कि अगर आप खुद एक टीम के ओनर हैं, लेकिन आप एक बंदे को एज ए एडमिन नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर बाकी लोगों को राइट्स वगैरह देने की ऑप्शन उसके पास आ जाती है कि वो उन लोगों को राइट्स दे सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स होती हैं, इसमें आप टीम का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, टीम का नाम सेट कर सकते हैं, टीम की कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह होते हैं या इस तरह की कोई जगह होती है, वहाँ पे मल्टीपल काम एक साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी टीम की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि ये वाली टीम जो है, मैं इससे सिर्फ फॉर्म्स की डिजाइनिंग के ऊपर काम करवा रहा हूँ, ये वाली टीम मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करी है, ये वाली टीम जो है मेरी वेबसाइट की डिजाइनिंग के ऊपर काम करी है, या इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टीम को जिस वक्त आपने अपना एक काम कर लिया है और आपको लग रहा है कि अब इस टीम की आपको मजीद जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डिलीट टीम की ऑप्शन होती है, उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। टीम के साथ आपने जब भी काम करना है तो आपने अपना एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर लेना है, ठीक है। टीम के साथ काम करने के लिए आप अपना एक प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके ना आप अपनी जितनी भी वर्किंग होती हैं, आपकी फाइल्स होती हैं, सारा कुछ होता है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर सेव होती हैं। आपकी टीम उसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते रहते अपना काम कर सकती है, ठीक है। और फ्री वर्जन के अंदर आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लिमिट होती है। और बाकी जो है, अगर आपने मजीद नए प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं या इस तरह से कुछ करना है, ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग फिर पेड वर्जन के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोगों ने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए काम करना है, तो हम लोग फ्री वर्जन के ऊपर रहते हुए ही अपनी नीड के मुताबिक काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑप्शंस मजीद डिटेल में बता देती हूँ। हम अपनी किसी फाइल के ऊपर चले जाते हैं। ये ना हमारे पास यहाँ पे ये सारी राइट साइड पे अगर आप लोग देखें, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं, ठीक है।
इन ऑप्शंस का मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। ये आप लोगों की अलाइनमेंट को सेट करने के लिए होती है, ये जो सबसे स्टार्ट में ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने अपने जो भी आपके कॉलम्स हैं या आपका डिजाइन है या आपकी राइटिंग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर, उसको आपने हॉरिजॉन्टली लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेल के अंदर ऊपर से नीचे तक कहाँ पे अलाइन करना है, ये वाली सारी अलाइनमेंट की ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप जिस भी फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद ये फ्रेम की ऑप्शन आ रही होती है। सबसे पहले फ्रेम का साइज आ रहा होता है कि इस फ्रेम जिसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है उसका साइज कितना है। जैसे देखिए, अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे बताता है इसका साइज ये है, ठीक है। और अगर मैं अपने इस टेबल के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ तो वो मुझे बताता है इसका साइज ये है। नीचे उसकी विड्थ और हाइट होती है जो आप ऑटो सेट रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे उसका होता है कि ये इसका जो कंटेंट है ना, ये जो आपका टेबल है या आपके सेल्स हैं, इनका कंटेंट जो है वो फिक्स्ड है या फिर आपने फिल किया हुआ उसको, या हग कंटेनर किया हुआ। हग कंटेनर का मतलब ये होता है कि आपका जितना कंटेनर है ना, उसके अंदर वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल के लिए है कि देखें ये एक साइन बना हुआ आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग के लिए है, और ये जो है ना ये आपकी वर्टिकल रिसाइजिंग के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपके ये नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप अपनी जो आपकी पिक्चर है, ये जो आपका एलिमेंट है, उसको आपने रोटेट अगर करना है तो आप रोटेशन के लिए यहाँ पे उसको नंबर ऑफ डिग्रीज दे सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक उसको रोटेट कर देता है। ये वाली ऑप्शन हमने पहले भी डिस्कस किया और काफी दफा यूज भी किया अपना काम करते हुए, कि जो आपके कॉर्नर्स है ना, उनका रेडियस आपने कितना सेट करना है, यानी कि आपने कॉर्नर्स को राउंड में लेके जाना है या फिर आपने उसको एज शेप के अंदर ही लेके जाना चाहते हैं। और इसके साथ ये जो बाकी डिटेल, अगर मजीद आप ऑप्शन चाहते हैं तो वो ये इस तरह से करके ना, ये 4 कॉर्नर्स बने हुए आ रहे होते हैं। जिस भी ऑप्शन के साथ मजीद मोर ऑप्शन होती है ना, वो यहाँ पे होती हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। जिस भी चीज के ऊपर आप ऑटो लेआउट ऐड करते हैं, ऑटो लेआउट का मतलब ये है कि उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सिस्टम या फिग्मा खुद परफॉर्म कर देता है, ठीक है। ऑटो लेआउट ऐड करते हैं, उसके नीचे ये वाली सारी ऑप्शन आ जाती हैं। ये ऑप्शन होती है कि आपका जो लेआउट है ना, जिस तरह हमने नंबर ऑफ सेल्स ऐड किए थे, वो आप वर्टिकल शेप में चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल शेप में चाहते हैं, ठीक है। ये उसके लिए होता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये आपकी ये भी अलाइनमेंट ही बता रहा होता है, यानी कि जो आपका सेल है ना, उसके अंदर आप टेक्स्ट को या किसी चीज को कहाँ पे किस जगह पे जाके अलाइन करना चाह रहे हैं, सेंटर में करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में करना चाह रहे हैं, अपर कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में, कहाँ पे अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये आपकी पैडिंग को बताता है। ये गैप होता है जो आपके दो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, उनके बीच का ये गैप बताता है। जैसे कि हमने जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव टेबल डिजाइन किया था, वहां पे मैंने यहाँ पे जाके 1 कर दिया था, तो उसने मुझे हर मेरे सेल के दरमियान में एक बारीक सी व्हाइट कलर की लाइन दे दी थी, क्योंकि मैंने उसके अंदर 1 करके ना उसको सेट किया था, ठीक है। अगर 0 करेंगे तो आपके सारे के सारे जो सेल्स है ना, वो आपस में बिल्कुल साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो आपने पैडिंग, तो आप यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैडिंग आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है नीचे, ये फिल की ऑप्शन है। फिल की ऑप्शन हमने काफी टाइम यूज भी की है, जो यानी जो आपने कलर्स वगैरह ऐड करने होते हैं, वो यहाँ से जाके आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और ये कलर्स को ऐड कर लेंगे। और ये आपकी ओपेसिटी सेट करने के लिए है कि यानी कि जो आपका कलर है वो आप कितना डार्कर या कितना लाइटर मोड के अंदर चाहते हैं। नीचे स्ट्रोक की ऑप्शन है, आपने किसी भी चीज को बॉर्डर करना हो तो आप स्ट्रोक से जाके बॉर्डर करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर जो है उसके लिए ऑप्शन है कि मतलब लाइन जो है वो सेंटर में भी लग जाएगी, आउटसाइड भी लग जाएगी, और उसकी जो आप विड्थ है ना लाइन की, यानी कि लाइन की जो थिकनेस है वो कितनी चाहते हैं, वो आप यहाँ से जाके ये नंबर जो दिए हुए हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये साथ लाइन का कलर है, और उसी तरह लाइन की ओपेसिटी है कि मतलब लाइन आप डार्कर मोड में जाते हैं या लाइटर मोड में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे काम किया था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही होती है एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। आप अपने जो भी आपने डिजाइन बनाया ना, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए वो आपको पीडीएफ में या पीएनजी में, जिस भी ऑप्शन में आपने एक्सपोर्ट करना है ना, मतलब अपनी सिस्टम में अगर आप सेव करना चाहते हैं, ये वाला सारा आपका जो वर्किंग है ना, ये आपके मतलब ये वेब एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेव रहेगी, ये वाली सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे सेव रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कोई फाइल मैंने अपने सिस्टम में भी सेव करनी है, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए फिर आप ये एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रही होती हैं कि आपने पीएनजी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, उसको करके आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, ठीक है। प्रीव्यू आपने देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी फाइल का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ये जिस तरह हमने अपने फ्रेम के ऊपर क्लिक किया ना,
तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अगर हम अपने ये टेबल के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ये देखें, अब मेरे पास ना यहाँ पे इसके 6, 7, 8, 9, 10 ये इतनी लाइन्स थी, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि नहीं वो मुझे लास्ट वाली लाइन नहीं चाहिए, तो मैं इस वाली 9 नंबर के ऊपर आके ना ये एक आई का साइन बना होता है, इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगी ना तो वो जो लास्ट वाली लाइन है ना वो यहाँ से हाइड हो जाएगी, ठीक है? अनहाइड करना हो तो यहाँ से आके वापस आप उसको आई के साइन को ओपन कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी। उसके अलावा ये लॉक का ऑप्शन है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई फ्रेम, जिस तरह मैंने एक फ्रेम था जिसके अंदर पिक्चर इंसर्ट की थी, तो आप पिक्चर इंसर्ट करने के बाद उसको लॉक कर दें ताकि वो आपका फ्रेम जो है ना वो इधर-उधर हिले ना और आपको तंग ना करे, वो एक जगह पे लॉक रहे, ठीक है? या फिर अनलॉक भी करना हो तो आप यहीं से जाके उसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप राइट क्लिक करेंगे इन ऑप्शन के ऊपर तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने अपना जो आपका फ्रेम है उसको आप फ्रंट पे लेके जाना चाहते हैं, उसको आप बैक पे लेके जाना चाहते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ऐड की है, यहाँ पे कुछ नीचे आपने टेक्स्ट ऐड किया और आप चाहते हैं कि नहीं अभी ये मेरा टेक्स्ट जो है ना यहीं से फर्स्ट जो मेरा पेज है उसके ऊपर मूव हो जाए, तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि मूव टू पेज, ठीक है? तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन के थ्रू उसको, ये वाली ऑप्शन है मूव टू पेज, कि मतलब मैंने ये वाला जो बटन है ना मेरा, ये मेरे पास सारे वो पेजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं उसको यहाँ से ही बता सकती हूँ कि मुझे ये वाला बटन जो यहाँ की बजाय दूसरी जगह पे मूव करके दे दो। ये वो ऑप्शन है ब्रिंग फ्रंट की और सेंड टू बैक की, कि मतलब अगर आप कोई आपने चीज़ बनाई है, कोई एलिमेंट बनाया है लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरे फ्रंट पे शो ना हो तो आप उसको सेंड टू बैक भी कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को आप फ्रंट एंड पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा ऑप्शन है यहाँ पे एक, अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, अगर आपने अपनी किसी वेबसाइट वगैरह को कोई लिंक लगाना हो ना किसी चीज़ के साथ, तो वो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके ना ये एक ऑप्शन आ रही होती है ऐड क्रिएट लिंक की, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे ना और यहाँ पे अपना कोई जो भी यूआरएल है जहाँ पे आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से वो आपका मतलब लिंक लग जाएगा कि यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे आप कहीं पे भी उसको मूव करना चाहें तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम प्रोटोटाइपिंग के ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप प्रोटोटाइप के ऊपर जाएंगे ना तो ये आपको प्रोटोटाइपिंग की सारी ऑप्शंस दे रहा होता है। इसके अंदर ये बता रहा होता है कि आपने एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट के ऊपर जाना है तो आप किस तरीके से जाना चाहते हैं, मतलब आप उसको होवर करके लेके जाना चाहते हैं, यानी कि आप जो भी इंटरेक्शन वहाँ पे डिफाइन कर देंगे ना वो आपका इंटरेक्शन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने ये वाला होवर के लिए किया था तो वो उसने हमें यहाँ पे होवर का दिखा दिया था। और जब आप अपने वेरिएंट्स ऐड करते हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आप मुख्तलिफ वेरिएंट्स ऐड करते हैं, यानी कि एक आपका डिज़ाइन होता है जिसके अंदर आपके मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो आप वेरिएंट्स को नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन बन जाती है करंट वेरिएंट की, ठीक है? इसके ऊपर आप नाम चेंज कर सकते हैं कि ये मतलब ये वाला वेरिएंट जो है ये मैंने होवर के लिए डिजाइन किया है, ठीक है? अब हो सकता है मैंने कोई बटन ऐसा हो जो मैंने क्लिक के लिए डिजाइन करना हो कि क्लिक के ऊपर मेरा ये जो चीज है ये इस तरह से परफॉर्म करे, तो फिर उसके लिए मैं उसको क्लिक का नाम दे दूंगी। इस तरह से करके अपने वेरिएंट्स को ना हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी इसका यही है कि आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप इसके ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप कॉम्प्लेक्स वर्किंग के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट्स जो हैं वो इसके ऊपर डिज़ाइन होती हैं अपनी सारी फंक्शनैलिटीज़ के साथ। सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। जो आपने एक्सप्लेन किया, जितनी कमांड है आपके टॉप के ऊपर, डेफिनेटली आपने कोशिश की है कि जहां तक पॉसिबल हो आपने इंफॉर्मेशन और जो थी बेसिकली लर्निंग वो शेयर की है। तो आई होप कि क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं तो जो हमारे ऑडियंस हैं वो इससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और इस टूल का भरपूर बेनिफिट उठाएंगे। और याद रखें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं बार बार आप लोगों से बात करता हूँ ना कि टेक्नोलॉजी की लीवरेज लें, ठीक है? जो नई से नई चीजें आ रही हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है? वो आपके काम को बाकियों से डिफरेंशिएट करती है। और जो रोल होता है ना आपका, वो ये होता है कि हम बाकी या दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो जितना इफेक्टिवली आप ये बेसिकली टूल्स को सीखेंगे,
की उनका फायदा उठाएंगे, उनके फीचर्स का फायदा उठाएंगे, तो ये चीजें आपको उन लोगों से डिफरेंशिएट करेंगी जो अभी भी पुराने मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। तो हमारी इसलिए यही कोशिश है कि मैक्सिमम आप लोगों के लिए हम वो टूल्स प्रोवाइड करें जो ज्यादा इफेक्टिव हैं। आपको विजियो पे हमने लास्ट सेशन करवाया, हालांकि पर्सनली मैं चाह रहा था कि वो भी मिस सिद्रा आपसे सेशन करें वो कंडक्ट, और हम उसको किसी एडवांस टूल के ऊपर करें जिसमें जो मीरो है वो एक बड़ा जबरदस्त टूल है, ठीक है। तो अब चैलेंज उसमें यह है कि उसमें हमें क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट्स में चैलेंज आ रहा था। मैंने काफी उसके ऊपर रिसर्च की कि हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमें जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं थे उसमें, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें दोबारा विजियो पे शिफ्ट होना पड़ा, मगर हम मुसलसल एक्सप्लोर करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए हम कौन सी ऐसी चीजें ला सकते हैं जो ज्यादा वैल्यू एडेड हो। तो आप लोग इसका फायदा उठाएं, इसके मल्टी यूजेज करें। एक यूजेज वो है जो वो आपको बताते हैं, इससे हटके आप इसके बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं और प्रैक्टिस करें। आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो हम उनको डील कर देंगे। इसी तरह आप ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह है काइंडली शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको सर्कुलेट कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है तो सर, मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे एंड कर दें सेशन पे। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।